अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे नॉवेल्स को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही अपना साथ देते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के नॉवेल्स लाती रहूँगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 6K सब्सक्राइबर्स पे आप लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा, तो सरप्राइज़ ऑलमोस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सारी रात जाग कर फाइनली मैं उसे रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। लेकिन जो मेन मसला है वो ये है कि अभी हम ये एपिसोड वाइज नॉवल स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये नॉवल एंड होगा मैं वो नॉवल भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है जी। तो आप लोग अब खुद देख लें कल वाले एपिसोड पे रिस्पॉन्स। आप लोगों के इतने इसरार पर मैंने नॉवल दिया था कि चले मेरे लिसनर्स कह रहे हैं कि उन्हें एपिसोड वाइज नॉवल सुनना है, तो एपिसोड वाइज नॉवल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अपना रिस्पॉन्स देख लें। सख्त ही मायूस किया आपके रिस्पॉन्स ने। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अभी मुझे इसे रोकना नहीं चाहिए। आप लोगों ने मुझे 6K सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट दिया है, तो ये एपिसोड मैं एज ए गिफ्ट ही आप लोगों को दे रही हूँ, वरना मेरा आज देने का इरादा नहीं था जो रिस्पॉन्स था आपका। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। तुम मुझसे छुप रही हो? उसे अपने पीछे अचानक उसकी आवाज़ सुनकर हुरिया उछली थी। उसके डर जाने की वजह से मुकद्दम शाह हमेशा की तरह दिल खोलकर मुस्कुराया था। वो दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट लिए उसके होशरुबा हसीन चेहरे को देख रहा था। कितनी बार कहा है तुम्हें आदत डालो, ज़िंदगी भर काम आएगी। खैर वैसे अब तक तो आदत हो जानी चाहिए तुम्हें, मुकद्दम शाह ने फासला कम करते हुए कहा। वो बिल्कुल उसके करीब आ गया था। मुकद्दम लाला, मेरा मतलब है मुकद्दम साईं। हुरिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने खड़े आदमी से क्या कहे। उफ सालिम, दिल खुश कर दिया तुमने आज अपने लबों से मेरा नाम लेकर। वो निसार होते हुए अंदाज में एक बार फिर उसके करीब हुआ था, जबकि वो खामोश नज़रों से उसे देख रही थी। एक बार फिर से मेरा नाम लो ना अपने लबों से। तुम्हारी लबों से अपना नाम भी प्यारा लगता है, सुकून सा मिलता है। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा फरमाइश कर रहा था। कोई आ जाएगा, ये मेरा नाम नहीं है। वो बदमज़ा हुआ। इस वक्त अपने नाम के सिवा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मुकद्दम साईं रास्ता दें। उसकी जिद से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, इसीलिए धीमी आवाज़ में एहतजाज किया। कोई आता है तो आता रहे, मुझे परवाह नहीं। मुकद्दम शाह किसी से डरता नहीं है। आज तुमने मुझे बहुत खुशी दी है और तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। आज रात तुम मेरे कमरे में आओगी। मुकद्दम शाह ने एक और हुक्म दिया। मुकद्दम साईं, मैं आपके कमरे में कैसे आ सकती हूँ? क्या हो गया आपको? मैं क्यों? हुरिया बुखला कर बोली थी। हुरिया का सारा ध्यान दरवाजे पर था। क्यों आऊँगी क्या मतलब है? बोला नहीं मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और कैसे आऊँगी का जवाब इससे भी ज़्यादा आसान है, अपने पैरों पर चलकर, वरना तुम्हारे लिए अपनी बाहों में उठाकर लाने का भी इंतज़ाम कर सकता हूँ। वो चेहरे पर शरारत लिए बोला था। मुकद्दम साईं, बात को समझने की कोशिश करें। कमरे में आकर समझा देना, समझ जाऊँगा। उसकी बात काटते हुए बोला था। हुरिया ने बेबसी से उसे देखा, लेकिन सामने खड़े शख्स को इस बात की परवाह ना थी। वो इस वक्त बस अपनी ज़िद पूरी करना चाहता था। आखिर उसके होने वाली बीवी उसकी बात क्यों ना माने। एक तफसीली नज़र उसके हसीन सरापे पर डालता वो बाहर निकल गया था। सवेरा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया और एक गजीली निगाह से किचन में काम करती हुरिया को देखा था। मैं मुकद्दम शाह को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी हुरिया। वो सिर्फ मेरा है और मेरा रहेगा। सवेरा गुस्से से उसे देखती अहमद शाह के कमरे की तरफ जा चुकी थी। हो ही ना जाए तेरा मुकद्दम। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब कोई कसर बाकी रह गई है? अहमद शाह उसे देखते ही नज़र फेर गए। आई एम सॉरी बाबा साईं, मैंने आपको शर्मिंदा किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई है। मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं कल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाई। उस विलियम के लिए मैं आपको छोड़ नहीं सकती बाबा साईं, मुझे माफ़ कर दें। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। लेकिन प्लीज़ आप मुझसे खफा ना हो। आप चाहते हैं मैं उस मुकद्दम शाह से शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आज ही मेरा निकाह कर दें, चाहे आज ही मेरी शादी कर दें। उसे अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा तो बाबा साईं ने उसके चेहरे को देखा था। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुकद्दम शाह से नहीं हो सकती। उसकी निस्बत तय हो चुकी है। अगर ना भी होती तो भी वो अपनी इंसल्ट के बाद तुमसे हरगिज़ शादी ना करता। बाबा साईं ने गोया उसे एहसास दिलाया था कि वो अपनी तकदीर पर अपने हाथों से पानी फेर चुकी है। वो जिन कदमों से आई थी उन्हीं से वापस लौट गई थी। अहमद शाह अपने कमरे में बैठे थे जब बाबा साईं का पैगाम आया।
बाबा साईं उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। वो खुशी से उनके कमरे की तरफ आए। आज इतने सालों बाद बाबा साईं ने उन्हें बुलाया था। अहमद शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने इजाज़त चाही थी। हाँ अहमद शाह, अंदर आ जाएं, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो उन्हें अंदर आने की इजाज़त देते हुए बोले थे। जी बाबा साईं, हुक्म करें। अहमद शाह, हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें माफ़ करना चाहिए या नहीं, तो हमारे दिल के हर कोने ने यही कहा कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। बाबा साईं ने उन्हें देखते हुए कहा तो वो नज़र झुका गए थे। वो जानते थे कि उनके सामने बैठा उनका बेटा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम तुम्हें माफ़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी शर्त है। उन्होंने अहमद शाह के चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। बाबा साईं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप हुक्म करें। वो कुर्सी से उठकर उनके कदमों में आ गए थे। हुक्म करें बाबा साईं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे लायक कोई खिदमत जो आपको खुशी दे। आपको क्या चाहिए? आपकी माफ़ी के लिए अहमद शाह अपनी जान भी दे देगा। हमें धड़कन चाहिए अहमद शाह। बाबा साईं ने उनकी बात काटते हुए कहा। हम चाहते हैं कि धड़कन हमेशा हमारे पास रहे, हमारी नज़रों के सामने। इसलिए हम तुमसे धड़कन का हाथ अपने पोते करदम शाह के लिए मांगते हैं। बाबा साईं के कहने की देर थी, अहमद शाह उनका चेहरा देखने लगे थे। बोलो अहमद शाह, क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पोते से करने के लिए तैयार हो? बाबा साईं ने उनके चेहरे पर नज़रें जमा कर पूछा था। बाबा साईं, करदम शाह तो तायशा के मंगेतर हैं, तुम अपना फैसला सुनाओ। इस बार वो ज़रा सख्त लहजे में बोले थे। बाबा साईं, करदम शाह और धड़कन की उम्र में बहुत फ़र्क है, तो हम तुम्हारी तरफ से इनकार समझें। बाबा साईं सख्त लहजे में कहा था। मैं एक बार धड़कन से बात करता हूँ। उन्हें उठते देखकर वो जल्दी से बोले। बाबा साईं ने एक नज़र उनके चेहरे को देखा कि अभी तक तो उन्होंने करदम शाह से भी बात नहीं की थी। ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात पर। बाबा साईं जानते थे कि वह अहमद शाह को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल चुके हैं। अहमद शाह खामोशी से उनके करीब से उठकर धड़कन के कमरे में आए थे। अरे बाबा साईं, आप यहाँ अंदर आएँ। उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देखकर वो बोले। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसके चेहरे को देखते हुए संजीदगी से बोले। जी पूछे ना। अगर मैं तुम्हारी शादी करना चाहूँ अपनी मर्ज़ी से, तो क्या तुम हाँ करोगे? अहमद शाह ने उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहा तो परेशानी से उन्हें देखने लगी थी। बाबा साईं, अभी तो मैं स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। वो उन्हें देखते हुए बोली। तुम शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो। बाबा साईं उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोले। शायद वो उसके अगले बहाने का इंतज़ार कर रहे थे। वो उन्हें खुद को देखते देखकर मुस्कुराई थी। आपकी मर्ज़ी बाबा साईं, आपकी धड़कन आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। धड़कन उनके गिर्द बाजू फैलाकर बोली तो वो मुस्कुरा दिए थे। थैंक यू सो मच बेटा, तुम नहीं जानती कि आज तुमने मेरी परवरिश का मान रखा है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसका माथा चूमते हुए जाने लगे थे, जबकि उनकी खुशी को देखकर धड़कन मुस्कुराई। वो खुश थी क्योंकि आज उसके बाबा साईं उसकी वजह से खुश थे। आओ करदम साईं, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। दादा साईं ने अपने नौकर को करदम को आते ही अपने कमरे में भेजने का कहा था। हुक्म दादा साईं। वो मुस्कुराकर उनके करीब आ बैठा। बम फटन लगा करदम साईं दे सिर ते। हमने तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फ़ैसला किया है, इसके लिए तुम्हारी इजाज़त चाहते हैं। उनके अंदाज से वो समझ गया था कि वो उसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अब करदम शाह की जिम्मेदारियों में इजाफा होने वाला था। जी दादा साईं, आपका जो हुक्म, आप जो चाहेंगे वही होगा। करदम शाह ने फैसला उनको दिया था। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तायशा से नहीं। दादा साईं उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोले, जो बेतासुर था। मतलब साफ था कि तायशा के होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे आपकी मर्ज़ी दादा साईं, मुझे यकीन है आपने जो भी सोचा होगा बेहतर सोचा होगा। उसने लड़की का नाम जानना ज़रूरी नहीं समझा था। ठीक है, फिर आज शाम को ही हम तुम्हारी निस्बत धड़कन से तय कर रहे हैं। करदम शाह ने एक नज़र उनके चेहरे की तरफ देखा, फिर नज़रें झुका गया था। जैसा आपका हुक्म, वो कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। धड़कन तेज़ी से चलती दादा साईं के कमरे की तरफ आ रही थी। अचानक उससे टकराते टकराते बची थी। आराम से चला करो, कोई पीछे पड़ा है क्या? वो सख्ती से गोया हुआ था, जबकि धड़कन नज़रें ज़मीन में गाड़े खड़ी थी। अब क्या सारी रात यहीं दरख्त बरकन खड़े रहने का इरादा है? वो सख्ती से बोला। दरख्त नहीं, पौधा। दरख्त तो आप हैं, उसने दिल में सोचा। अब रास्ते से हटना पसंद करेंगे आप? उसने सख्ती से कहा, गोया उसे साइड पर हटने का इशारा कर रहा हो। वह दरवाजे के बीच खड़ा था, जिसकी वजह से धड़कन अंदर नहीं आ पा रही थी। उसके जाने तक धड़कन का सारा ध्यान दरवाजे पर ही रहा। अब वो उसके खिलाफ बोलने से पहले एहतियात करती थी। हिटलर खुद पूरे दरवाजे के बीच में खड़े होकर मुझ पर रोब जमाते हैं। वो मुंह बनाती दादा साईं को बताने लगी तो वो मुस्कुरा दिए थे। ऐसा नहीं कहते, उसे देखते हुए बोले। बिल्कुल ठीक कहा, इससे भी बुरी तरह से कहते। उनके करीब बैठ गई थी। आपको पता है बाबा साईं मेरी शादी करना चाहते हैं। उसने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई थी। हाँ हम जानते हैं, हमने ही ये फैसला किया। तुमने क्या कहा था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए हमने तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए ये फैसला किया। बाबा साईं मुस्कुराते हुए बोले थे। क्या आप मेरी शादी कर रहे हैं? लेकिन किसके साथ? मेरा मतलब है हवेली में तो मुकद्दम लाला और करदम लाला के अलावा और कोई नहीं है।
और वो तो दोनों मुझसे इतने बड़े हैं। उसने हाथ के इशारे से दोनों के कद्दों का अंदाज़ा लगाया था। मुकद्दम लाला की शादी हो रही है और करदम लाला की शादी तायशा दीदा से हो जाएगी। उसकी शादी तुम्हारे साथ कर रहे हैं। दादा साईं ने उसके सर पर धमाका किया था। क्या मतलब है आपका? करदम लाला की शादी तो तायशा दीदा से होने वाली है, धड़कन ने परेशानी से कहा था। होने वाली थी, अब तुम्हारे साथ होगी। दादा साईं ने उसकी बात काटी थी। नहीं, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसने किसी और के ख्वाबों की दुनिया से जाई हो, धड़कन ने खड़े होते हुए कहा। और अगर तायशा दीदा ना भी होती तब भी मैं करदम लाला जैसे इंसान से शादी नहीं करती। उनकी पसंद के मुताबिक ढालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो बहुत रूड और सख्तगीर इंसान है। हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पर होता है। मैं कभी इतने सख्त इंसान से शादी नहीं करना चाहूँगी जिसकी बातें मुझे उसकी मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से माननी पड़े। आई एम सॉरी दादा साईं, मैं इनकार करती हूँ, वो कहते हुए जाने लगी। जैसे ही मुड़ी, सामने खड़े करदम शाह उसकी सारी बातें सुन चुका था। उसे इस तरह से अपने करीब देखकर धड़कन का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। करदम को अपने सामने देखकर धड़कन के हाथ पांव फूल चुके थे। वो एक एक कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों से निकलते शोले देखकर धड़कन अंदर तक काम कर रह गई थी। वो इनकार किए जाने के काबिल तो हरगिज़ ना था। वो छोटी सी लड़की कैसे उससे शादी से इनकार कर सकती है? करदम के गुस्से को देखकर धड़कन ने एक नज़र दादा साईं की तरफ देखा और अपनी तरफ पड़ते उसके कदमों को इग्नोर करके दादा साईं के पीछे आ खड़ी हुई। जबकि वो खामोशी से आगे आया और सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन दादा साईं के सामने से उठाकर उसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर निकल गया। धड़कन की सांस में सांस आई थी। अब ये खुद ही इनकार कर देंगे, धड़कन ने दादा साईं को देखते हुए खुशी से कहा था। वो तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक मैं उसे नहीं कहूँगा। तो फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इनकार करें। वो लाड से उनके करीब बैठ गई। दादू साईं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। आप देख रहे थे ना वो मुझे किस तरह से घूर रहे थे। वो मुझे पसंद नहीं करते। ये बात वो मुझ पर जाहिर कर चुके हैं। आपको पता है पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे किस तरह से डांटा था। मैं कभी उनके साथ नहीं चल सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हम दोनों का नेचर बहुत अलग है। तो मुझे कभी अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं उन्हें। समझने की कोशिश करें। वो उनके पास बैठी सीरियस होकर बोली थी। आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन करदम लाला से शादी नहीं कर सकती मैं। आपको नहीं पता वो मुझे इतना नापसंद करते हैं कि एक ही दिन में मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे फंदा चढ़ा देंगे। आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन करदम लाला से नहीं। वो तो मुझे घूर घूर कर ही मार डालेंगे। वो बेबसी की इंतहा पर थी। करदम ने तो बच्ची ज़्यादा ही डराई हुई है। ठीक है धड़कन, हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तुम करदम से शादी नहीं करना चाहती तो ना सही, हम दोबारा तुम्हें करदम से शादी के लिए कभी नहीं कहेंगे। लेकिन क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे लिए हमने क्या किया है? हमने तुम्हारे लिए आज अपने 19 साला गुस्से को अपने सीने में दफन कर दिया। तुम हमें छोड़ कर ना जाओ, तुम हमसे दूर ना जा पाओ, इसीलिए आज हमने तुम्हारे बाप से बात की। हमने तुम्हारे उस खुदगर्ज बाप से बात की जो 19 साल पहले हमें छोड़कर चला गया, जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उसके अलावा हमारा और कोई सहारा ना था। तब तुम्हारा खुदगर्ज बाप हमें छोड़कर चला गया। उसने एक बार नहीं सोचा कि उसके बाप ने अपने 2 जवान बेटे खोए हैं, उसे सहारे की ज़रूरत है। उसने एक बार नहीं सोचा कि उसका बाप तन्हा किस तरह से उसके भाइयों को दफनाएगा। दादा साईं की आंखों में नमी उतरने लगी। उनकी आवाज़ में घुलती नमी को धड़कन महसूस कर चुकी थी। हमने अपने बेटे जैसा दामाद खो दिया, अपनी सबसे अजीज़ बेटी हाना को खो दिया। हमारी जवान बेटी अपनी 2 साला बच्ची को लेकर हमारे दरवाजे पर बेवा होकर आ बैठी। हमारी बहू हमारे सामने बेवा हो गई। हमने उस दिन अपने सारे रिश्ते खो दिए जिस दिन तुम्हारा बाप हमें छोड़कर चला गया था। तुम्हारी दादी पल पल बीमारी की हालत में तड़पते हुए अहमद को पुकार रही थी, लेकिन उसने कहा कि वो खून खराबे के माहौल में अपनी बेटियों को नहीं लाना चाहता। हमने सोचा था कि हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर कभी ज़िंदगी में उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए हमने देखा। तुम्हारे लिए हम अपने बरसों का गुस्सा भुलाकर उससे बात करने जा पहुँचे। हाँ धड़कन, तुम्हारे लिए, क्योंकि हमें लगा था कि तुम्हारे बाप की हुई गलती की सज़ा हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। हमने सोचा था कि हम तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हमने अपने 19 साला गुस्से को अपने अंदर ही मार दिया। और तुमने हमें क्या सिला दिया धड़कन? ये थी हमारे लिए तुम्हारी मोहब्बत, इसीलिए रोई थी तुम हमारे सीने से लगकर। तुम्हारे लिए धड़कन हम अपनी बेबी की तड़प को भूल गए। हम भूल गए कि वो औरत किस तरह से तुम्हारे बाप को पुकारती थी और तुम्हारा बाप पलट कर ना आया। हमने खुद ही उसे फ़ोन किया था, उसके सामने रोए थे, अहमद वापस आओ, हमें तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वो नहीं आया। वो कमसर्फ तो अपनी माँ की मौत पर भी वापस ना आया। इन कंधों पर उसके भाइयों के जनाजे उठाए थे और इस वक्त हमारे साथ तुम्हारा बाप खड़ा नहीं था। हमने अपनी आंखों के सामने अपना ख़ानदान लुटता देखा था, अपने अपनों को खुद से दूर जाते देखा था। लेकिन आज 19 साल बाद तुम्हारी मोहब्बत इन सब की मोहब्बत पर हावी हो गई कि हम उस शख्स के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गए। लेकिन तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। तुम करदम से शादी नहीं करना चाहती ना, तो चले जाओ अपने बाप के साथ वापस। हमें भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना।
दादा साईं, उनके आंसुओं और लफ्ज़ों पर धड़कन अंदर तक तड़प उठी थी। नहीं लगते हम तुम्हारे कुछ भी, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगती हो तुम, सिर्फ अपने खुद गर्ज बाप की बेटी हो। आज तुमने हमारा दिल तोड़ दिया धड़कन, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। हमने कहा चले जाओ यहाँ से, वो चिल्लाते हुए बोले थे। धड़कन सहम कर पीछे हटी थी, जबकि उनके गिरते आंसू और गजीली भरी निगाहों ने धड़कन को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। धड़कन उनके कमरे से रोती हुई निकली। बाहर सब लोग ही मौजूद थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद होने की वजह से अंदर की कार्रवाई से कोई भी वाकिफ़ ना था। लेकिन धड़कन के बेतहाशा रोने से सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। इस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने कमरे की तरफ रुख किया। लेकिन अहमद शाह उसे देख चुके थे। धड़कन बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? अहमद शाह ने उसे रोका तो धड़कन रोते हुए उनसे लिपट गई थी। बाबा साईं, दादा साईं को कहें कि वो ना रोएं, वो जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मुझे शादी पर कोई इतराज़ नहीं है, प्लीज़ वो ना रोएं, मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकती। वो बेतहाशा रोते हुए उनसे लिपटी हुई थी, जबकि करदम और मुकद्दम तो दादा साईं के रोने के बारे में सुनते ही उस कमरे की तरफ भाग चुके थे। दादा साईं अब ठीक तो है? मुकद्दम फ़ौरन ही भाग कर उनके करीब आया। वो कुर्सी पर नजरें झुकाए नढाल से पड़े थे। क्या हुआ आपको दादा साईं, आप ठीक तो हैं? करदम उनका हाथ थामते हुए पूछा था। उन्होंने एक नज़र अपने दोनों पोतों को देखा था, जिसके उसके पास तो जवान बाजू थे, उसे भला क्या हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि एक नज़र दरवाजे पर खड़े हुए अहमद शाह को देखा। वो धड़कन को कमरे में छोड़कर उनके पास आए थे। दादा साईं ने मुंह फेर लिया। आज धड़कन की वजह से वो बहुत हर्ट हुए थे। अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ अहमद शाह, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो संगदिली की इंतहा पर थे। ऐसे कैसे चला जाऊँ बाबा साईं, मैं अपनी बेटी को आपके पोते के साथ ब्याह के ही जाऊँगा। अहमद शाह के कहने पर बाबा साईं नज़र उठाकर उनके चेहरे को देखा था। उसे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है बाबा साईं, वो मेरी बेटी बाद में, आपकी पोती पहले है, आपका सबसे पहला हक है उस पर। आपसे ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कह रही थी कि मेरे दादा साईं को कहें कि वो रोई ना, वो शादी के लिए तैयार है। अहमद शाह ने उनके कदमों के करीब बैठते हुए बताया तो बेयकीनी से उनका चेहरा देखने लगे। बाबा साईं, मेरी धड़कन सवेरा जैसी नहीं है, वो आपके हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, वो मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। आप आज ही मुकद्दम और हुरिया के साथ धड़कन और करदम के निकाह का ऐलान कर दें। उनके करीब बैठे आहिस्ता आहिस्ता बता रहे थे, जबकि मुकद्दम का सारा ध्यान करदम के चेहरे पर था, जो बेतासुर सा चेहरा लिए उनके अल्फाज सुन रहा था। इस सब के बाद मुकद्दम ने उसे ऊपर छत पर मिलने के लिए कहा था। वो उसे क्यों बुला रहा था करदम खुद भी जानता था, लेकिन सिर्फ गर्दन हिला दी। क्या मतलब, तुमसे पूछकर ये फैसला किया गया? मुकद्दम शाह ने सामने खड़े करदम शाह से पूछा। नहीं, मुझसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन दादा साईं का फैसला है और मैं टाल नहीं सकता मुकद्दम साईं। और तायशा के बारे में क्या सोचते हो तुम? वो तुम्हारी मंगेतर है, उस पर क्या गुजरेगी करदम साईं? वो तो बचपन से ही तुम्हें अपना सब कुछ मानती आई है। अब अगर अचानक ही तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी तो उस पर क्या गुजरेगी? मुकद्दम ने परेशानी से पूछा था। बचपन से आज तक वो लड़की मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। उसने हर बात में झूठ का सहारा लिया मुकद्दम, हर बात में हमारा तो रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। वो तो शुक्र है कि मैंने कभी उसे इतनी अहमियत ही नहीं दी। ज़रा सोचो, अगर मैं उसके बारे में अपने दिल में कोई नरम जज्बा रखता और वो हर बात पर मुझसे झूठ बोलती, तो क्या वो रिश्ता कायम रहता? बड़ी से बड़ी बात से लेकर छोटी से छोटी बात, यहाँ तक कि मैट्रिक में वो फेल थी, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी होने वाली बीवी एक पढ़ी लिखी लड़की हो। वो लड़की मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं करना चाहती। वो मुझसे मोहब्बत के दावे तो करती है, लेकिन मेरी मोहब्बत में ख़ुद को एक काबिल इंसान नहीं बनाना चाहती। हुरिया से मेरे काम करवा कर मुझे कहती है कि वो उसने किए हैं। मैं जानता हूँ मुकद्दम शाह, ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते इन्हीं बातों पर कायम होते हैं। अगर वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर यकीन नहीं कर सकती, तो आगे ज़िंदगी के अहम फैसलों में मेरा क्या साथ देगी? और तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मुकद्दम साईं। मैं कभी अपनी हक से आगे बढ़कर तायशा के करीब नहीं गया। मैंने उसे कभी एक मंगेतर के तौर पर नहीं देखा, हमेशा उसे कज़न की तरह रखा है मुकद्दम साईं। मैं उसके जज्बात से बेखबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने जज्बात को कभी बेलगाम नहीं होने दिया। मैंने कभी उससे अपने साथ बात करने का ज़्यादा मौका नहीं दिया, कभी उसे लेकर बाहर नहीं घूमा, यहाँ तक कि मैं उसे अपने कमरे में भी नहीं आने देता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उसके नाम से अलग होने के बाद वो मेरे नाम की वजह से बदनाम हो। शायद मैं दादा साईं की बात मानकर उसे शादी कर लेता, लेकिन वो कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ मुकद्दम साईं, लेकिन इस मोहब्बत पर जो पाकीज़ा बंधन में बंधने के बाद होती है। मैं तायशा से मोहब्बत नहीं करता और ना ही उससे खुद से मोहब्बत करने का हक देता हूँ, तब तक नहीं जब तक वो मेरे निकाह में नहीं आ जाती। मैंने दादा साईं से हमेशा यही कहा है कि मेरे दिल में मोहब्बत के दीप तब जलेंगे जब मेरा निकाह होगा। इससे पहले ना तो मैं किसी लड़की के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ और ना ही अपने दिल को बेलगाम होने की इजाज़त देता हूँ। और धड़कन, उसके बारे में क्या सोचते तुम? मुकद्दम ने पूछा। उसके बारे में क्या सोच रहे हैं मुकद्दम साईं? दादा साईं का फैसला सर आंखों पर।
धड़कन के बारे में सोचते हुए उसे थोड़ी देर पहले धड़कन के साथ अपना टकराव याद आया, और उसके बाद जिस तरह से उसने दादा साई के सामने उसे शादी से इनकार किया, न जाने कि उसे गुस्सा आ रहा था। अब वो इतना भी क्या गुस्सा ना था कि एक ही पल में उसे शादी से इनकार कर दिया जाए। इस गांव की कोई लड़की ऐसी ना थी जो करदम शाह के लिए इनकार करती, और वो नन्ही सी लड़की एक ही पल में इनकार उसके दादा के मुंह पर मार गई थी। बहुत डरती है वो तुमसे, मुकद्दम शाह ने कहा था। फिर तो बहुत मज़ा आएगा, करदम ज़रा सा मुस्कुराया था। आहो, बेचारी डरा के रखी हुई है डायनासोर ने। डिनर के बाद बाबा साई ने सबको अपने कमरे में बुलाया ताकि करदम और धड़कन की शादी के बारे में सबको बता सकें। उनके हुक्म के मुताबिक थोड़ी ही देर में सब उनके कमरे में हाजिर थे। हमने सोचा था 3 दिन बाद बड़ी मस्जिद में हम मुकद्दम और हुरिया का निकाह करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि करदम साई तो मुकद्दम साई से बड़े हैं, इसलिए पहले करदम का निकाह होगा। बाबा साई की बात पर रिजवाना फुप्पो ने मुस्कुराते हुए तायशा को देखा, जबकि तायशा शर्माने की पूरी तैयारी पकड़ चुकी थी। इसलिए हमने फैसला किया है कि आज से 3 दिन बाद बरोज़े जुमा बड़ी मस्जिद में मुकद्दम और हुरिया से पहले करदम शाह और धड़कन का निकाह होगा। बाबा साई ने कमरे में मौजूद सब लोगों के सरों पर बम गिराया था। बाबा साई, आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है करदम साई का निकाह तायशा से होगा। रिजवाना फुप्पो जल्दी से बोली। ये फैसला हमने किया रिजवाना, और इस फैसले में हम किसी की अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कह दिया कि धड़कन का निकाह करदम से होगा तो होगा। अब इस मामले में हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते और ना ही किसी के आगे जवाब दें हैं। यही बताने के लिए हमने तुम सबको यहाँ बुलाया था। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो सख्त लहजे में गोया हुए थे। रिजवाना का इस तरह से मुखालफत करना उन्हें हरगिज़ पसंद न आया था, जबकि तायशा बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी जो उसके हक़ में आवाज़ तक नहीं उठा रही थी। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। रिजवाना ने उसका हाथ थाम लिया। चल यहाँ से मेरी बच्ची, मुझे पहले ही यकीन था मेरी यतीम बेटी के सर पर कोई अपना हाथ नहीं रखेगा। आज आपने भी साबित कर दिया कि नवासी से पोती हमेशा अजीज़ होती है। वो उसका हाथ थामे उसे घसीटते हुए बाहर ले गई, जबकि सवेरा इस तमाशे को देखकर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। धड़कन की शादी अगर करदम से होगी तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। कमरे में आने के बाद तायशा ने खूब हंगामा किया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी अच्छी खासी सुना डाली, जबकि वो उसे संभालती समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार ना थी। आखिर इस तरह से अचानक कैसे उसके करदम साईं को किसी और के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे तो यही लग रहा था कि करदम के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, क्योंकि वो उसका मंगेतर है। उसे कोई उसे कैसे छीन सकता है? वो बचपन से उसके नाम पर बैठी है। इस तरह से तो अचानक किसी और के साथ उसकी शादी नहीं की जा सकती, और वो भी जब करदम खुद जानता है कि तायशा उसके लिए बचपन से ही किस तरह के जज्बात रखती है। लेकिन इस सारे हंगामे पर किसी ने कोई ख़ास गौर नहीं किया था। बस हुक्म के मुताबिक 3 दिन के बाद करदम के साथ धड़कन और हुरिया के साथ मुकद्दम का निकाह तय पा गया। मुकद्दम आज बहुत खुश था, और मुकद्दम के हुक्म के मुताबिक हुरिया उससे मिलने उसके कमरे में भी नहीं आई थी। उसकी वजह से उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये सारे मामलात वो शादी के बाद बेबाक करने वाला था। हुरिया भी खुश थी। मुकद्दम की शौक शरारती नज़रें देखकर वो खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, जबकि करदम बिल्कुल खामोश था और धड़कन को उसकी खामोशी से खौफ आ रहा था। वो जानते थे कि करदम सब कुछ सुन चुका है। उस दिन उसने करदम के खिलाफ क्या क्या बकवास की वो सब जानता है। उसके बाद भी वो दादा साईं के हुक्म के मुताबिक उससे निकाह कर रहा है। जब से करदम और उसकी शादी की बातें शुरू हुई थी, धड़कन के दिल में करदम के लिए अजीब से एहसास पैदा होने लगे थे। हाँ, कल तक वो उससे दूर भागती थी, लेकिन उसे नापसंद तो वो कभी नहीं करती थी। वो शख्स उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। उसके लिए अपने दिल की नरमी को वो खुद में महसूस कर चुकी थी। उसके नाम से अपने चेहरे पर छाने वाली सुर्खी, उसके नाम से धड़कता अपना दिल, उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। लेकिन यह अलग बात थी कि करदम को देखकर आज भी उसकी जान जाती थी। आज धड़कन और करदम की निस्बत तय की गई, और इसके साथ ही इन चारों के आज दिन डाले गए थे, जिसमें थोड़ी देर के लिए उन्हें साथ बिठाया गया। हुरिया बिल्कुल सादा से सफ़ेद लिबास में मुकद्दम के करीब बैठी शर्माई जा रही थी। तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना कल रात मेरे कमरे में? मेरी बात ना मानकर खुद पंगा लिया तुमने मुझसे। अब अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना। मुकद्दम शाह ने शरारती नज़रों से उसे देखते हुए उसके कान के करीब सरगोशी की, जबकि हुरिया उसकी बातों के साथ अपने दिल की एक धड़कन को भी बासानी सुन रही थी, जो उसके साथ बैठने की वजह से तेज़ हो चुकी थी। जबकि उनसे कुछ फासले पर करदम और धड़कन बैठे थे। धड़कन मुसलसल कांप रही थी, जबकि करदम बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, लेकिन उसके कांपने की वजह से उनकी कुर्सी हिल रही थी। आराम से नहीं बैठ सकती तुम? वो सर्द लहजे में गोया हुआ। इंसान हूँ मैं, जिन नहीं जो तुम्हें खा जाऊँगा। उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए धीमी आवाज़ में बोल रहा था, जबकि उसकी आवाज़ सुनने के बाद धड़कन के मज़ीद रोंगटे खड़े हो गए थे। सॉरी, बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज़ ज़ुबान से अदा हुआ था। जिन्नी बच्ची डराई हुई है, जिन्न तो भी ऊपर दी चीज़ लगता मिलता है। ये करदम साईं की मंगनी तो बचपन में ही तायशा बीबी के साथ हो गई थी, तो फिर इनकी शादी किसी और के साथ क्यों हो रही है? गाँव की एक औरत ने पूछा।
पता नहीं, सुनने में तो यही आया था। और देखो तो सही, यहाँ तो ना रिजवाना बीबी है और ना ही तायशा बीबी। लगता है हवेली में कोई हंगामा हुआ है। ज़रूर तायशा बीबी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया जिसकी वजह से करदम साई उनसे शादी नहीं कर रहे। पता नहीं, अब ये बड़े लोग ही जानते हैं कि क्या हुआ है। मुझे तो बस ये पता है कि करदम साई की शादी इस लड़की से होगी। तो फिर मंगनी टूट गई क्या? दूसरी औरत ने पूछा। जाहिर सी बात है, मंगनी टूटी है तभी तो कहीं और शादी होने जा रही है। ये भी हो सकता है कि करदम साई ने खुद ही तायशा बीबी से शादी करने से इनकार कर दिया हो। अब इस लड़की को देखो ना, कितनी प्यारी है। उसने करदम शाह के साथ बैठी धड़कन की तरफ इशारा किया था। हाँ, प्यारी तो बहुत है, लेकिन तायशा बीबी भी तो किसी से कम ना थी। उनसे कुछ फासले पर खड़ी नाजिया सारी बातें सुन चुकी थी। बाबा साईं के एक फैसले ने तायशा की ज़ात को सवालिया निशान बना दिया था। उनके साथ साथ घर के सभी लोगों में होने वाली बातों को महसूस कर चुके थे। फुफ्फो साईं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? करदम साईं दरवाजे पर खड़ा रिजवाना से इजाज़त मांग रहा था। उसे कमरे में आते देखकर परेशान हो गई थी। रिजवाना ने खामोशी से हाँ में गर्दन हिलाई थी। करदम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उनके कदमों के करीब आ बैठा। जानता हूँ आप मुझसे खफा हैं। जानता हूँ दादा साईं ने जो फ़ैसला किया उसकी वजह से आपका खफा होना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। दादा साईं ने क्या सोचकर ये फ़ैसला किया मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि मेरी फुफ्फो साईं मेरी रस्म में शामिल नहीं है। प्लीज़ फुफ्फो साईं, मेरा दिल रख लें। सबने कहा आप नहीं आएंगी, लेकिन मैं फिर भी अंदर आया हूँ ये सोचकर कि आप कभी मेरी बात नहीं टालेंगी। मेरी शादी किन हालात में हो रही है मैं नहीं जानता। मुझे बस ये पता है कि आपको मेरी शादी पर आना होगा। तायशा के साथ ज़्यादती हुई है, मैं जानता हूँ। उसने फुफ्फो के साथ बेड पर बैठी तायशा की तरफ देखा जो बुखार की वजह से सुर्ख पड़ चुकी थी। जानती हो तायशा, मैं तुमसे तन्हाई में क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे किस्मत के फैसलों पर यकीन है। अगर मेरी शादी धड़कन के साथ होनी लिखी है तो उसी के साथ होगी। अगर मैं चाहता तो तुम्हें अपनी मोहब्बत के हसीन ख्वाब दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करता जबकि मैं किस्मत के फ़ैसलों पर यकीन रखता हूँ। किस्मत का कुछ पता नहीं होता कब किसके साथ जुड़ जाए। तुम्हें बीमार होकर मुझे गुनहगार कर रही हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत से अनजान नहीं हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी ये मोहब्बत किसी और के हिस्से में लिखी है। जानता हूँ तुमने मेरे लिए अपने दिल में एक अलग मुकाम रखा है, लेकिन वो मुकाम मेरा नहीं है तायशा। वो खूबसूरत मुकाम किसी और का है। मैंने कभी तुम्हारी मासूमियत को रुस्वा नहीं होने दिया, कभी तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दी, कभी तुम्हारे जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। करदम ने उसके सामने हाथ जोड़ना चाहे जब तायशा ने उसके हाथ थाम लिए थे। करदम साईं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये सब कुछ करके मुझे गुनहगार ना करें। मैं जानती हूँ आपके साथ भी ज़बरदस्ती की गई है इस रिश्ते के लिए। आप भी धड़कन को पसंद नहीं करते, लेकिन शायद हमारे नसीबों में यही लिखा है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि तुम मेरी शादी में शिरकत करोगी? करदम ने पूछा। उसने एक नज़र रिजवाना को देखा था। उठे अम्मा साईं, तैयार हो जाएं, हमें बाहर चलना है। गाँव वाले बातें बना रहे होंगे। तायशा ने बिस्तर एक तरफ तह करके रखते हुए कहा था। अपनी खुशियों को आग लगाकर मुस्कुराना किसे कहते हैं? आज कोई तायशा से पूछता। उस दिन के बाद उसे धड़कन कहीं नजर न आई थी। आज 2 दिन हो गए थे उनके दिन डाले हुए, लेकिन धड़कन न जाने कहाँ छुप कर बैठ गई थी। वो गैर इरादी तौर पर उसका मुंतजिर था, नाश्ते की मेज़ पर न डिनर टेबल पर। दिन के वक्त वो घर पर ही नहीं होता था। 1-2 बार दिल चाहा कि वो पूछ ले, लेकिन फिर सोचा ना जाने सब क्या सोचेंगे, और वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो उसके बारे में क्यों पूछना चाहता है। कल ने कहा था मुकद्दम शाह तो बहुत खुश था और अब किसी की भी परवाह किए बगैर वो हुरिया को अपने साथ शहर लेकर गया था ताकि उसे शादी की शॉपिंग करवाए। उसका इरादा उसको हर चीज़ अपनी पसंद की चीज़ें दिलवाने का था। अम्मा साईं ने पूछा तो उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अब दुल्हन मेरी मनपसंद है तो बाकी सारी चीज़ें भी मेरी मनपसंद होंगी। कल निकाह के बाद शाम को उनकी माइयों और मेहंदी की रस्म होनी थी, जिसका फंक्शन साथ में रखा गया था। हुरिया के लिए ड्रेस खरीदा जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मुकद्दम उसे अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि उसने कहा था कि मेहंदी की दुल्हन को वो अपनी पसंद का ड्रेस दिलवाएगा। उसने तो करदम को कहा था कि धड़कन को साथ लेकर चले, लेकिन करदम चाहकर भी इतना बेबाक नहीं हो सकता था। उसने अपने दोनों हाथ मुकद्दम के सामने बांधे और उससे कहा कि तुम अकेले ही जाओ भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। आहो, इन्ना बेबाक मुकद्दम ही हो सकता। स्कूल का क्या बना? करदम शाह डेरे पर आया तो पूछने लगा था। साई चौधरी कहता है ज़मीन उसकी है और वो कोई स्कूल वहाँ पर तामीर नहीं होने देगा। हमने उसे बताने की बहुत कोशिश की कि उसका बाप ये ज़मीन शाह साईं को बेच चुका है, लेकिन वो मानता ही नहीं। यहाँ तक कि पेपर तक चुरा लिए उसने। न जाने क्या होगा, शायद स्कूल तामीर ना हो सके। नहीं, ये स्कूल ज़रूर तामीर होगा। ये दादा साईं का ख्वाब है और ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। यहाँ बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल ज़रूर तामीर होगा और कोई चौधरी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। चौधरी के बाप ने खुद ये ज़मीन बेची है। चौधरी ये सब कुछ करके ठीक नहीं कर रहा। बहुत बुरा अंजाम होगा सबका। करदम को चौधरी की बेईमानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल घर में शादी के फंक्शन चल रहे थे, इसीलिए वो किसी किस्म का कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकता था।
जहाँ तक पेपर्स की बात है तो असल कागजात हमारे पास हैं, जिससे उसके बावजादात के साइन हैं। कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? मुकद्दम साईं जो कब से उसे बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था, उसके खामोश बैठने पर बोला। बोल तो रही हूँ, हुरिया ने नज़रें झुकाकर कहा। तुम बोल नहीं रही हो, मिनमिना रही हो। यार बातें करो मेरे साथ। ये सब कुछ क्यों किया है मैंने तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए, और तुम हो के मुंह बनाकर बैठी हो। मुकद्दम ने उसके हसीन चेहरे को देखते हुए कहा था। मैं क्या बात करूँ? हुरिया कन्फ्यूज़ हुई। मेरी तारीफ़ ही कर दो, मुकद्दम ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तारीफ़ करूँ? हुरिया सीरियस अंदाज में बोली थी। कुछ भी तारीफ़ कर दो, अपनी सोच ही बता दो। यही बोल दो मुकद्दम साईं आप इतने हैंडसम हैं कि पूरे गांव की लड़कियां मरती हैं आप पर, और आपका दिल मुझ पर आ गया है। आप हैं जो मुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं, मुझे दीवानों की तरह चाहने लगे हैं, और एक मैं हूँ जो आपको घास ही नहीं डालती। मुकद्दम उसके चेहरे पर नज़र जमाए बोल रहा था। मुकद्दम साईं ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचती, हुरिया ने जल्दी से जवाब दिया। मतलब मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? मुकद्दम सदमे से उसकी तरफ देखते हुए बोला था। नहीं, आप लगते हैं। आगे जो आपने कहा। अच्छा तो मैं हैंडसम हूँ? मुकद्दम ने उसकी नज़रों को देखते हुए कहा था। हुरिया शर्माकर बाहर देखने लगी। इस शख्स की बातों का मुकाबला करना उसके बस में ना था। देखा, मुंह फेर लिया। ठीक है तो कहता हूँ कि तुम घास नहीं डालती मुझे, मुकद्दम ने मुंह बनाकर कहा था। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं आप, मैंने कभी नहीं सोचा आपके बारे में ऐसा। तो फिर कब सोचोगे जाने मन? मुकद्दम शौक हुआ था। चलो घास पा दो नो फिर प्लीज़, अब इस तरह की बातें ना करें, उसे अपने सुरकालों को दुपट्टे से छुपाते हुए कहा था। ओफ यार कितना शर्माती हो तुम। अच्छा नहीं करता मैं इस किस्म की बातें, ये सारी बातें हम शादी के बाद करेंगे, फिर तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना जाने मन? मुकद्दम ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, जबकि वो तो बस शर्माए जा रही थी। फिर मुकद्दम ने उसे खूब सारी शॉपिंग करवाई थी। मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को बस मेरे नाम कर दो। मैं जैसे चाहूँ तुम्हें सजाऊँ, जैसे चाहूँ तुमसे प्यार करूँ, बस मेरी बन जाओ। वो जज्बात से भरपूर लहजे में बोला था, जबकि हुरिया उसकी गुर्बत से घबराती जल्दी से जल्द वापस घर जाना चाहती थी। लेकिन मुकद्दम भी अपने नाम का एक था, उसने वापस आते आते रात अंधेरा कर ही दिया था। सच बताओ तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रही हो, और ये बताओ कि तुम दोनों क्यों नहीं चाहती मुकद्दम शाह और करदम शाह का निकाह ना हो? चौधरी इन दोनों के सामने बैठा दिलचस्पी से इनकी खूबसूरती को देखते हुए पूछ रहा था। क्योंकि मुकद्दम शाह मेरा मंगेतर और करदम शाह इसका। लेकिन वो बुढ़ा करदम शाह का निकाह मेरी बहन के साथ और मुकद्दम शाह का निकाह उसका मार के साथ कर रहा है, सवेरा ने इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हुए कहा था। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, बताओ तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? सवेरा ने उसे देखते हुए कहा था। खूबसूरत लोगों की चौधरी मदद ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आशिक तो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम लोग बस ये चाहती हो ना कि निकाह से पहले मुकद्दम शाह और करदम शाह हवेली से कहीं चले जाएं, ताकि ऐन वक्त पर उनका निकाह ना हो। और तुम लोग ये भी चाहती हो कि कोई बड़ा मसला बने, ताकि निकाह कुछ दिन के लिए टल जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही स्कूल वाली ज़मीन पर आग लगा दूंगा, वो भी निकाह से कुछ देर पहले। ये खबर सुनकर वो दोनों आएंगे और निकाह नहीं होगा। इस ज़मीन को बचाने में इन लोगों के कुछ ख़ास लोग ज़ख्मी हो जाएंगे, जिससे इन दोनों का निकाह टल जाएगा। फिर तुम सोच लो तुम दोनों को आगे क्या करना है। मैं सिर्फ वक्ती निकाह रोक सकता हूँ, चौधरी ने बात करते हुए इनके चेहरे की रौनक देखी थी। थैंक यू सो मच, इससे ज़्यादा तुम्हारी और मदद चाहिए भी नहीं, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन फ़िलहाल निकाह रोक दो, सवेरा ने उसे देखते हुए कहा, और फिर तायशा को देखकर मुस्कुराई। वो जो उसके साथ आने को तैयार ही ना थी, लेकिन जब उसने ये कहा कि करदम शाह हमेशा के लिए उसका हो सकता है, तो वो उसके साथ आने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन करदम के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर वो खुश नहीं थी। वो तो करदम शाह की दीवानी थी, उसे हर हालत में पाना चाहती थी, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। उसे बस करदम शाह का साथ चाहिए था। उसे लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसने ज़िंदगी के हर मुकाम पर करदम शाह को टूट कर चाहा था। वो कितनी आसानी से उसे छोड़कर किसी दूसरी से निकाह करने लगा। बेशक मोहब्बत अंधी होती है, वो सही गलत की पहचान ख़त्म कर देती है, और तायशा की पहचान ख़त्म हो चुकी थी। हुरिया बहुत सारी रस्में अदा कर चुकी थी, और न जाने कितनी ही रस्में अदा करनी थी। करदम की शादी में एक बहन के रूप में वो सबसे आगे थी। आज इन दोनों का निकाह था। तायशा और सवेरा दोनों को इस शादी में कोई दिलचस्पी ना थी। वो दोनों अपने कमरे में घुसी हुई थी, बल्कि एक ही कमरे में दोनों घुसी हुई थी। धड़कन को अपनी बहन पर बहुत दुख हो रहा था। वो अपनी ही बहन की शादी में शिरकत नहीं कर रही थी। अगर हुरिया यहाँ ना होती तो क्या होता? ऐसे वक्त में बहनें और सहेलियाँ तो होती हैं जिनके साथ एक लड़की अपने जज्बात का इजहार कर सकती है, लेकिन ना तो उसकी बहन को उसमें दिलचस्पी थी और ना ही वो उसके जज्बात जानना चाहती थी। लेकिन हुरिया ने अपनी शादी की परवाह किए बगैर धड़कन का ख्याल रखा था। धड़कन, उम्र में तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन फिर भी मेरी जेठानी बनने जा रही हो, या मैं तुम्हें अपनी भाभी कहूँ? हुरिया उसका दुपट्टा सेट करते हुए पूछने लगी थी।
कुछ भी कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है, धड़कन ने बेदिली से कहा। उसी वक्त उनके कमरे के करीब से निकलते हुए कदम के कदम वहीं रुक गए थे। ये तो वो जानता था कि वो उसे पसंद नहीं करती और इस शादी के लिए भी वो सिर्फ और सिर्फ दादा साईं के लिए तैयार हुई है, लेकिन वो उसे इतनी बददिल थी कि उसे इस शादी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हुरिया उसके करीब बैठकर पूछने लगी थी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं करदम लाला करदम साईं की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हुरिया के साथ साथ दरवाजे पर खड़ा करदम भी उसकी बात को नहीं समझा था। अरे मेरा मतलब है कि करदम साईं ये शादी सिर्फ दादू साईं के कहने पर कर रहे हैं, वरना वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। कभी कभी सोचते हो मुकद्दम लाला कितने रोमांटिक हैं। वो ना सिर्फ आपके लिए मेहंदी की ड्रेस लाए बल्कि आपको अपने साथ लेकर और शॉपिंग भी करवाई, लेकिन करदम साईं ने मुझे देखना तक गवारा ना किया। आपने देखा जब से हमारी मंगनी हुई है उन्होंने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, यहाँ तक ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें शॉपिंग पे जाना है। बल्कि शॉपिंग को छोड़ो, उन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की। सुबह मैं कमरे से निकली तो वो मुझे देखे बिना ही बाहर चले गए। ठीक है, पहले हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन अब ये उसने हाथ की उंगली की तरफ इशारा किया। ये पहनाई उन्होंने मुझे, मैं मंगेतर हूँ उनकी, बात तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे बात? वो मुकद्दम लाला थोड़ी हैं, वो करदम साईं हैं, दुनिया के सबसे अनरोमांटिक और बोरिंग पर्सन। वो मासूमियत से कहती अपनी बात पर उदासी से बैठ गई थी। हुरिया ने गहरा सांस लिया। जब वो सोच रही थी ऐसी कोई बात नहीं थी। हर लड़की की तरह धड़कन भी अपने मंगेतर से कुछ उम्मीद रखती थी, जबकि दरवाजे पर खड़ा करदम उसकी मुकम्मल बात सुनने के बाद अपना माथा खुजा रहा था। इतनी बेवकूफ़ लड़की है ये, इस तरह की बातें खुलेआम कौन करता है भला? अगर करनी थी शॉपिंग तो बता देती, ले जाता साथ। करदम ने सोचते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ाए। कुछ ज़्यादा ही अनरोमांटिक और बोरिंग पर्सन समझा है ना मुझे? तुम्हें तो मैं बताऊंगा रोमांस किसे कहते हैं। आए लो जी, धड़कन दी जान फंसने वाली है। निकाह का वक्त हो चुका था। इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे थे। दादा साईं ने यह वक्त मुकर्रर किया था निकाह के लिए। मौलवी साहिब आ चुके थे। मुकद्दम और करदम दादा साईं के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। सवेरा और तायशा बेफिक्र थी, क्योंकि वो जानती थी कि निकाह आज की तारीख में मुमकिन नहीं है और इसके बाद वो ये निकाह होने नहीं देंगी, ये वो सोच चुकी थी। सवेरा ने एक आखिरी बार चौधरी को फ़ोन करके कन्फर्म करवाया और चौधरी ने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा था। मौलवी साहिब ने निकाह शुरू कर दिया था, जबकि अभी तक करदम या मुकद्दम का फ़ोन नहीं बजा था, जिसकी वजह से सवेरा और तायशा दोनों ही बहुत परेशान थी। सवेरा दीदा, निकाह तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। चौधरी अभी तक फ़ोन क्यों नहीं कर रहा? तायशा ने बेचैनी से पूछा था। पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। वो मुसलसल चौधरी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। चौधरी साहिब, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? आप उठा क्यों नहीं रहे? उसके एक आदमी ने पूछा था। क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। मैं इन बेवकूफ़ लड़कियों के सामने ये तो कह दिया कि मैं उनकी मदद करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि मैं उनके ख़ानदान का दुश्मन हूँ और उनको मेरी वजह से कोई खुशी मैं नसीब नहीं होने दूँगा। वो बेवकूफ़ लड़कियाँ चाहती हैं कि मैं इस वक्त, जबकि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुकद्दम शाह और करदम शाह से बगावत करूँ, ताकि वो मुझे गाँव के चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दें। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए, ताकि कुछ दिनों के लिए इन दोनों का ध्यान बढ़ जाए और वो ज़मीन मेरी हो जाए। वो तो लड़कियां हसीन थी, तो मैंने दिल रखने के लिए कह दिया कि मैं करूँगा मदद। चौधरी ने कहका लगाते हुए इन दोनों की बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाया था। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। आज की तारीख में मुकद्दम शाह हमेशा हमेशा के लिए हुरिया को पा गया, तो धड़कन हमेशा हमेशा के लिए करदम के नाम कर दी गई थी। निकाह के बाद दोनों जोड़ियों को एक साथ बिठाया गया। धड़कन की हालत आज भी कुछ पहले दिन जैसी ही थी, लेकिन आज रिश्ता बदल चुका था, जबकि मुकद्दम की खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे से साफ लगाया जा सकता था। सुनो, तुम तो नहीं आई मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आज रात मैं आऊँगा, मुकद्दम शाह ने देखते हुए हुरिया को सरगोशी नमा आवाज़ में कहा, जिसके बाद हुरिया के दिल की धड़कन किसी गाड़ी की तरह भागी थी, जबकि दूसरी तरफ उसे इसी तरह से कांपते देखकर नरमी से कहा था, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, रिलैक्स हो जाओ। वो पहली बार उससे इतने नरम लहजे में बात कर रहा था। धड़कन ने ज़रा नज़र उठाकर देखा तो करदम को ज़िंदगी में पहली बार मुस्कुराते हुए पाया था। देखो, इस तरह से घबराओगे तो सब लोग क्या समझेंगे? आराम से बैठो। वो उसके हाथ अपने हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी नरमाहट को महसूस कर रहा था। शाम को मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी। तायशा और सवेरा फ़ोन का इंतज़ार करते ही रह गई थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। सवेरा को तो गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाहा आबिद चौधरी के डेरे पर जाकर उसका मुंह तोड़ आए, जबकि तायशा रोई जा रही थी, जिसने सारी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सवेरा की बात सुनकर उसने नुकसान उठाया था। उसने सोचा था कि वो खुदकुशी का ड्रामा करेगी, तब करदम उस पर तरस खाकर उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो भी अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। उसे रह रह कर सवेरा पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उससे कहा था कि जो वो कहती है तुम वो करो, तुम्हें करदम शाह मिल जाएगा, लेकिन उसके हिस्से में कुछ ना आया था। जिस तरह से सवेरा खाली हाथ थी। तायशा इस वक्त बैठी रोई जा रही थी, जबकि सवेरा उसके आंसुओं से इरिटेट हो चुकी थी।
तायशा फॉर गॉड सेक रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ सोचना होगा। क्या होगा, क्या करेंगे हम? वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली थी। सवेरा को उसका लहजा बहुत बुरा लगा था, लेकिन फ़िलहाल वो ज़ब्त कर गई थी क्योंकि इसके अलावा उसका साथ देने वाला और कोई ना था और फ़िलहाल तायशा की मदद करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। मेरी बात सुनो तायशा, धड़कन बहुत डरपोक है, इतने कि हम जो भी करेंगे वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं उसकी बहन हूँ, उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम, मेरा मतलब है उसे डराओ धमकाओ, और कुछ ना सही वो तुम्हारी धमकी में आकर करदम से दूर तो रह सकती है। हम इन दोनों का रिलेशन नहीं बनने देंगे। करदम बहुत अनापरस्त है, अगर धड़कन ने उसे खुद से करीब आने से रोका तो यकीन करो वो कभी उसे मुंह नहीं लगाएगा। जो लड़की उसके काम ही ना आ सके वो उसका क्या करेगा? अचार डालेगा, 4 दिन में तलाक देकर फारिग करेगा और फिर तुमसे शादी कर लेगा। सवेरा कितनी आसानी से अपनी ही बहन की तलाक की बात कर रही थी। इंतहाई घटिया और गिरी हुई लड़की है ये, और उसकी बात पर अमल करने का तायशा ने पूरा इरादा कर लिया था, जबकि सवेरा को आज ही पता चला था कि अगर हुरिया से मुकद्दम की शादी ना होती तो सवेरा उससे भी कभी नहीं हो मुकद्दम की शादी ना होती तो सवेरा से भी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हुरिया उसकी पसंद है और वो पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन वो भी फैसला कर चुकी थी जिस इंसान ने उसे रिजेक्ट किया था वो उसे हासिल करके दम लेगी। लेकिन अगर वो अपनी मोहब्बत का भूत उतारना चाहता है तो सवेरा को कोई एतराज़ ना था, वो 4 दिन अपनी मोहब्बत के साथ गुजार सकता है। मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी, हवेली में शोर हंगामे थे, दादा साईं बहुत खुश थे। आखिर को दोनों पोतों की शादी थी। अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिश पूरी करते देखकर अहमद शाह की आंखें बार बार नम हो रही थी। धड़कन करदम के साथ बैठी बार बार उसका चेहरा देख रही थी। दोपहर में करदम के नरम लहजे ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, आखिर वो भी उसका चेहरा देख रही थी। वो भी मुकद्दम से कम ना था, मगर मुकद्दम की बनिस्बत उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि मुकद्दम थोड़ा शोख और हंसमुख था। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी, वो और करदम दोनों एक साथ कैसे लगते होंगे। वैसे तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, उसके जहन में खुद ही ये सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि उसके सवालों का जवाब देने के लिए करदम शाह उसके साथ आईने के सामने हरगिज़ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो अनरोमांटिक पर्सन है। धड़कन के इस तरह के चौंसले उसे हरगिज़ पसंद नहीं आएंगे। या अल्लाह, मेरे नसीब में कितना हैंडसम बंदा लिख ही दिया था तो थोड़ा रोमांटिक भी लिख देते। वो मुँह बसोर कर अल्लाह से शिकायतें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हर गुजरते लम्हे के साथ मुकद्दम शाह इस महफिल के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसके बाद हुरिया उससे मिलने आने वाली थी और उसे यकीन था कि अब वो हरगिज़ इनकार नहीं करेगी। हुरिया को मिलने का आने के बाद धमकी भी दे चुका था कि ना आने की सूरत में वो उसके कमरे में आ जाएगा, और उसे यकीन था कि वो कभी उसे अपने कमरे में नहीं आने देगी। लेकिन हाय, ये रस्म जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 1 बजे तक रस्म चलती रही। गाँव की औरतों ने गीत गाए और न जाने कौन कौन सी रस्में अदा की। मुकद्दम तो इस सबसे उकता चुका था, लेकिन करदम अपने बाप का दिल रखता था। जिस तरह से उसका बाप गांव वालों से मोहब्बत करता था, बिल्कुल इसी तरह वो भी गांव वालों से बेपनाह मोहब्बत करता था। गांव की कितनी ही औरतें से अपने बेटा ना सिर्फ कहती थी बल्कि मानती भी थी। उनके मसाइल हल करना, उनकी मुश्किलों में उनका साथ देना तो करदम का काम था। यही वजह थी कि गाँव वाले मुकद्दम शाह से ज़्यादा करदम शाह को पसंद करते थे और उसे ही अगला सरपंच बनाना चाहते थे। लेकिन मुकद्दम को सरपंच बनने में कोई ख़ास इंटरेस्ट ना था, वो तो अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रहा था। मैं पूछता हूँ, ऐसे कैसे मेरी बेटी का निकाह कर दिया? देखो कासिम शाह, तुमने कभी मुझसे मेरी बेटी को मिलने नहीं दिया, कभी उसे मेरी शक्ल नहीं देखने दी, लेकिन उसके निकाह में तो मुझे शामिल कर लेते। मलिक आज बंदूक या तलवार उठाकर नहीं आया था, बल्कि अपनी बेटी के लिए आया था, जिसके निकाह में भी वह शामिल ना हो सका था। मलिक को हुरिया के अलावा और कोई औलाद ना थी। औलाद होते हुए भी वो बे औलादों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। कासिम शाह ने कभी हुरिया को उससे मिलने तक ना दिया था और आज उसे खबर दिए बगैर ही हुरिया का निकाह कर दिया। जाओ कासिम शाह, मुकद्दम शाह से पूछ लो कि वो अपनी मनकूहा को तुमसे मिलने की इजाज़त देता है। मुकद्दम शाह? मलिक ने नाम दोहराया था। हाँ, मुकद्दम शाह, वही मुकद्दम शाह जिसके बाप को तुमने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, वही मुकद्दम शाह जिसके ताया को तुमने बेड़ियाँ डालकर अपनी गाड़ी के पीछे घसीटा था, वही मुकद्दम शाह जिसकी फुफ्फी को तुमने ज़बरदस्ती अपने निकाह में लिया था, वही मुकद्दम शाह जिसकी दूसरी फुफ्फी को तुमने बेवा किया था, वही मुकद्दम शाह जिसके ख़ानदान को तुमने बर्बाद किया था। अब तुम्हारी बर्बादी की बारी है। मेरा पोता मुकद्दम शाह कभी अपनी बीवी को तुमसे मिलने की इजाज़त नहीं देगा। तुम बंदूक या तलवार उठाकर नहीं लाए, वरना हम भी मुकाबला करने के लिए मैदान में ज़रूर उतरते। लेकिन तुम सवाली बनकर आए हो, अपनी बेटी से मुलाकात की भीख मांगने आए हो। लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, बाबा साईं गरूर से कहते वहाँ से जा चुके थे, जबकि मलिक और उसके आदमी दुल्हन की तरह सजी हुई हवेली को देख रहे थे, जिसमें आज उसकी बेटी बेहाई जा रही थी, जिसमें उसे शामिल तक न किया गया था। रस्म ख़त्म होने के बाद दोनों दुल्हनें अपने कमरों में जा चुकी थीं।
हुरिया ने भी ड्रेस चेंज करने के बारे में सोचा था, जबकि धड़कन अपने दुपट्टे और ज्वेलरी के साथ बुरी तरह से उलझ कर रह गई थी। हुरिया जो अपनी ज्वेलरी उतारने के बाद उसके लिए वापस आने वाली थी, पता नहीं कहाँ रह गई थी। हुरिया दीदा बाज आई, कहाँ रह गई हैं? खुदा के लिए मुझे बचाएं, ये दुपट्टा नहीं पूरा पिंजरा है, मैं कैद होकर रह गई हूँ। वो अपने आप को छुड़वाते ये भी ना देख पाई कि उसके करीब कौन आया, जबकि उसके दुपट्टे से सारी पिंस हटाने के बाद धड़कन उसकी तरफ पीठ मोड़ के खड़ी हो गई थी। दीदा ये भी उतारें, वो गले के हार की तरफ इशारा कर रही थी। करदमशाह ने बहुत गौर से उसका हसीन सरापा देखा था। वो बेपनाह हसीन थी, शायद उससे ज़्यादा हसीन वो पहले कभी ना लगी थी। मतलब निकाह के 2 बोलों ने अपना असर दिखा दिया था। उसने आहिस्ता से उसके गले का हार निकाला और सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शीशे पर पड़ी तो धड़कन बुखला कर रह गई थी। करदम साईं आप? उसकी ज़ुबान से अल्फाज अटक अटक कर निकले थे। हाँ मैं सब लोगों की वजह से ठीक से देख नहीं पाया तुम्हें, लेकिन मैंने नोट किया तुमने मुझे काफ़ी गौर से देखा है। खैर ये बताओ कि हम दोनों साथ कैसे लगते हैं? वो आईने की तरफ इशारा करते हुए बोला था। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। खैर वो मैं खींच कर लंबा कर लूँगा, करदम ने मुस्कुरा कर कहा तो धड़कन ने उसे घूर कर देखा था। मजाक था यार, वो भी मुस्कुरा रहा था। आप मजाक भी करते हैं? धड़कन ने पूछा था। अब मैं क्या क्या करता हूँ ये तो तुम्हें कल रात ही पता चलेगा। करदम ने बड़े हक से उसके लबों को अपने अंगूठे से छुआ था। हुरिया से क्या कह रही थी तुम, कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, बोरिंग हूँ? उसके मज़ीद करीब हुआ था। मेरा आज यहाँ आने का कोई इरादा ना था, लेकिन फिर सोचा क्यों ना तुम्हें सबूत दे दूँ रोमांटिक होने का। वो उसके होंठों पर झुका और अपने होंठ उसके खूबसूरत नरम लबों पर रख दिए थे। धड़कन ने पीछे हटने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन उसके कमर में हाथ डालकर करदम ने उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया था। वो उसके चेहरे पर झुका, उसकी खुशबू को अपने सीने में उतारता उसे मुकम्मल बेबस कर चुका था। उसके हाथ पकड़कर उसके पकड़ में वो हिल तक नहीं पा रही थी। कैसा लगा पहला रोमांटिक डोज? करदम ने पीछे हटते हुए पूछा था, जबकि वो अपनी फूली हुई सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश में नज़रें झुकाकर इधर उधर देख रही थी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, ये तो ट्रेलर था बेबी, फिल्म मैं कल दिखाऊंगा, तैयार रहना, ये नाजुक मसाजी नहीं चलेगी। वो उसकी कपकपाहट को देखते हुए बोला था। वेलकम टू माई लाइफ। उसके माथे को अपने होंठों से छूता बाहर चला गया था, जबकि धड़कन ने अपने माथे से पसीना साफ किया और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वहीं कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। अब उसे हुरिया का इंतज़ार बिल्कुल नहीं था। या अल्लाह, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक है। धड़कन ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रख कर कहा था, फिर खुद ही शर्मा कर अपने हाथों में चेहरा छुपा गई थी। मुकद्दम शाह मुसलसल 1 घंटे से हुरिया का कमरे में आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। हुरिया का ना आना उसे गुस्सा दिला रहा था। अब तक क्यों नहीं आई वो? अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो कमरे में चक्कर काटता मुकम्मल उसका इंतज़ार कर रहा था। अब सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। हुरिया, अगर आज तुम मेरे कमरे में ना आई तो तुम्हें ये रात बहुत भारी पड़ेगी। वो मुसलसल टहलते हुए बड़बड़ा रहा था। तुम्हारे पास ये आखिरी घंटा है हुरिया, अगर तुम इस आधे घंटे में नहीं आई तो फिर मुझे मजबूरन आना पड़ेगा। वो खुद से उसे टाइम दे रहा था और फिर इसी तरह से टहलते टहलते ये आधा घंटा भी गुजर गया था। तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ हुरिया, और आज की रात अपने शौहर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। वो कमरे से निकलते हुए बड़बड़ाया था, लेकिन अपने कमरे के कुछ फासले पर सवेरा को देखकर वहीं रुक गया था। उस रात उसे टकराने से पहले और बाद में दोनों के बीच कोई बात ना हुई थी, यहाँ तक कि वो तो उसके आने पर भी उससे मिला तक ना था। मुकद्दम शाह, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सवेरा उसके करीब आकर कहने लगी थी। हम सुबह बात करेंगे। वो इग्नोर करता आगे जाने लगा। उसके इस अंदाज पर सवेरा सुलग उठी थी। कोई उसे इस तरह से इग्नोर करे उसे हरगिज़ गवारा ना था। मेरी बात ज़रूरी है, शायद आपको ये बात पता नहीं है हुरिया किसकी बेटी है। क्या आप जानते हैं कि आपकी शादी जिस लड़की से हुई है उसका बाप ताया साईं का कातिल है? आपको अंदाज़ा भी है कि उसके बाप ने क्या क्या नहीं किया इस ख़ानदान के साथ? सवेरा ने दादा साईं और मलिक की बातें सुन ली थी और यही सोचा था कि इस राज के ज़रिए वो मुकद्दम के दिल में हुरिया के लिए नफ़रत पैदा करेगी। आपको पता है आज वो शख्स यहाँ भी आया था हुरिया के निकाह में शामिल होने के लिए, लेकिन दादा साईं ने उसे निकाल दिया। क्या आपको पता है? मुझे सब कुछ पता है इस बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं इस ख़ानदान का कोई भी राज मुझसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात सवेरा जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो ये है कि हुरिया मलिक की बेटी नहीं बल्कि मुकद्दम शाह की बीवी है, और इस घर में उसकी हैसियत वही है जो मुकद्दम शाह की बीवी की है। इसके अलावा वो दादा साईं की सबसे लाडली बेटी की आखिरी निशानी है। मैं समझ सकता हूँ शायद ये जानकर के हुरिया मलिक की बेटी है तुम्हें अफसोस हुआ होगा, लेकिन वो सिर्फ हमारे दुश्मनों का खून नहीं है सवेरा, वो हमारे घर की बेटी है। मुकद्दम को लगा कि शायद अपने ख़ानदान के कातिल के बारे में सुनकर सवेरा को दुख हुआ, इसीलिए उसने समझाने वाले अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया था, जबकि सवेरा को लग रहा था कि ये बातें जानकर मुकद्दम गुस्से में हुरिया के साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा। तो ये सिर्फ उसकी सोच ही रह गई थी, क्योंकि ये बात उसके लिए कोई नई ना थी। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? हुरिया ने खुद से सवाल किया।
नहीं नहीं, पता नहीं मुकद्दम साईं मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, वो सोचते हुए वापस बैठ गई थी। लेकिन अगर मैं ना गई तो वो फिर से उठ खड़ी हो गई थी। उसे आगे कुआं पीछे खाई नज़र आ रही थी, दोनों तरफ से ही अपना नुकसान। लेकिन बाद में अपना नुकसान करने से बेहतर था कि पहले सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन अगर मुकद्दम साईं ने कुछ ऐसा वैसा किया तो? हाँ तो क्या हुआ, वो मेरे शौहर हैं, वो खुद को जवाब देती फिर उठकर खड़ी हो गई थी। लेकिन अभी मेरी रुखसती तो नहीं हुई ना। लेकिन निकाह तो हो गया है। कभी उसका दिल हाँ और कभी ना कर रहा था। अगर मुकद्दम साईं खुद यहाँ आ गए तो फिर तेरा बेड़ा गर्क होगा हुरिया। मुझे मुकद्दम साईं को गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए उनके कमरे में। खुद से फैसला करते हुए उठी तो उसके कमरे का दरवाज़ा बचा था। वो खुद हाँ ना सी कैफियत में उठकर दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन सामने देखते ही उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं दादा साईं? मलिक यहाँ आया था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? करदम को मलिक के बारे में सोचकर ही गुस्सा आने लगा था। करदम साईं अपना गुस्सा कंट्रोल करें। आज की तारीख में उस शख्स के लिए यही शिकस्त काफ़ी है कि उसे उसकी बेटी के निकाह में शामिल नहीं किया गया। हम जानते हैं हमने हुरिया को कभी उसकी औलाद नहीं माना, कभी उससे मिलने नहीं दिया, लेकिन सच बदल तो नहीं सकता कि हुरिया उसका खून है जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। लेकिन ये भी हकीकत है दादा साईं कि हुरिया सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि फुप्पो साईं का भी खून है। हमने ये फैसला किया था कि हम हुरिया की ज़िंदगी उस शख्स के हवाले कभी नहीं करेंगे। हुरिया इस घर की बेटी है। दादा साईं जानते थे कि करदम साईं के सामने मलिक का जिक्र भी गलत है, लेकिन उस शख्स के नाम पर वो गुस्से से आग बगोला हो जाता। आज उन्होंने करदम को यहाँ धड़कन के बारे में पूछने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी नौकर ने यहाँ आते हुए उसे ये बता दिया कि मलिक हवेली आया था, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। मलिक के सामने तो वो कह आए थे कि वो जीत गए हैं, लेकिन ये बात भी सच थी कि आज मलिक को देखकर उनके पुराने सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। करदम, हमने आपको यहाँ किसी और मकसद के लिए बुलाया है और आप हैं कि दुश्मन को लेकर बैठ गए हैं। उस आदमी का जिक्र करने से बेहतर है कि हम अपनी खुशी आपके साथ मनाएं। करदम शाह जानता था कि आज उसके दादा की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसीलिए फ़िलहाल वो भी मलिक का जिक्र नहीं करना चाहता था। कहें आपने क्यों बुलाया है? वो थोड़ा नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा। हमने ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हें धड़कन पसंद तो है। मेरा मतलब है कहीं तायशा के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात तो नहीं? उस दिन तायशा का नाम हटाकर जब हमने धड़कन का नाम लिया तो तुम्हारा चेहरा बेतासुर था। हमें तुम्हारे चेहरे पर कहीं पर भी उसके लिए मोहब्बत नजर नहीं आई। हम जानते हैं कि जज्बात में बहकर हमने तायशा के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे प्यार से बिठा कर समझाएंगे तो वो हमारी बात समझ जाएगी। बहुत समझदार बच्ची है, लेकिन हमें डर है कि हमने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं की ना? दादा साईं ने उससे पूछा तो वो मुस्कुरा दिया था। धड़कन का मासूम चेहरा एक बार फिर से नज़रों के सामने लहराया था। वो जो निकाह के बाद मोहब्बत पर यकीन रखता था, आज दिल से इस बात पर ईमान भी ले आया था। आपका डर बिल्कुल बेमकसद है दादा साईं। आपकी पसंद मेरी पसंद। वो लड़की तो शादी से पहले ही अपने आप को उसकी पसंद में डाल चुकी थी, उसे कैसे पसंद आती? और कोई सवाल? उसे मुस्कुराते हुए पूछा तो दादा साईं ने नाम में गर्दन हिलाई थी। जाओ आराम करो, कल शादी है तुम्हारी, दादा साईं ने खुशी से कहा था। ये क्या कह रही है तायशा तू? ये क्या कह रही हो तुम तायशा? तुम लोग चौधरी के पास क्यों गई थी? तुम्हें अंदाज़ा भी है अगर इस बारे में करदम और मुकद्दम को पता चल गया तो? ऐसा कैसे कर सकती है तू? रिजवाना तो गुस्से से आग बगोला हो चुकी थी। मुझे सवेरा दीदा ने जो बोला वो मैंने कर दिया अम्मा साईं, गलती हो गई मुझसे। मैंने नाना साई के कमरे से उसे मीन के ओरिजिनल पेपर चौधरी को दे दिए, लेकिन मैंने सवेरा दीदा के कहने पर ऐसा किया। उन्होंने कहा कि चौधरी हमारी मदद करेगा तो करदम साईं का उस धड़कन से निकाह रुक जाएगा, और अगर निकाह रुक गया तो उनकी शादी मुझसे हो जाएगी। तेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो तूने ये कर दिया। अब क्या होगा? आज नहीं तो कल ये बात करदम साईं को पता चल जाएगी, फिर वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे ख़ानदान में मर्द बस एक ही बार शादी करता है, और करदम शाह का निकाह हो चुका है। इस बात को कबूल करो। वो अब तुझे कभी नहीं अपनाएगा। भूल जाओ उसे और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। तुझे अंदाज़ा भी है जो गलती तूने की है वो क्या रंग लाएगी, और इस ज़मीन पर बच्चियों का स्कूल नहीं बनेगा। अगर ओरिजिनल पेपर चौधरी के पास गए हैं तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तायशा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया सवेरा दीदा ने किया, तायशा ने अम्मा को समझाते हुए कहा था। लेकिन तेरी इस बात को कौन कबूल करेगा कि तूने जो कुछ भी किया है वो उसके कहने पर किया? क्या तू अपनी अकल नहीं रखती थी? रिजवाना को परेशानी खाई जा रही थी, जबकि तायशा को इस बात की फिक्र थी कि अगर करदम को ये पता चल गया कि वो ओरिजिनल पेपर चौधरी तक पहुंचाने में तायशा का हाथ है तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। प्यार तो बहुत दूर की बात है। अपने सामने मुकद्दम शाह को खड़े देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, जबकि वो उसके कमरे के अंदर आया और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तुम्हें क्या कहा था मैंने? एक बार मेरी बात समझ में नहीं आई थी? वो आंखों में सख्ती लिए बोल रहा था। उसकी आंखों की सख्ती देख हुरिया घबरा कर पीछे हटी थी। कसम से मुकद्दम साईं, मैं आ रही थी। वो उसे डरते हुए इतनी जल्दी में बोली थी कि मुकद्दम शाह के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो बड़ी सफाई से छुपा गया था।
अच्छा, मतलब आशिक को तड़पा तड़पा कर आने का इरादा था, लेकिन तुम्हारा आशिक ना सब्र के मामले में बहुत कमज़ोर है, इसीलिए तुम्हारे आने से पहले हाजिर हो गया। उसे खींचकर अपनी बाहों में भर चुका था। मुकद्दम से फ़िलहाल वो इस तरह की उम्मीद नहीं रखती थी, इसीलिए उसकी बाहों में बुखला कर रह गई थी। ज्वेलरी और मेकअप वो साफ़ कर चुकी थी, लेकिन मेहंदी का पीला जोड़ा अभी भी उसके बदन पर मौजूद था। बहुत खूबसूरत लग रही है, उसके नाजुक से सरापे से उठती उपटन और मेहंदी की खुशबू उसे बेकाबू कर रही थी। ऊपर से निकाह का जायज़ रिश्ता और एहसासी मुल्कियत उसे बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रहा था। वो बिना उसकी हालत की परवाह किए उसके लबों पर झुका और इस इस्तेहाक से अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगाई थी। उसकी बेसाख्ता जुर्रत पर हुरिया घबरा कर पीछे हटी थी। हुरिया ने उसे दूर हटना चाहा, लेकिन ना तो मुकद्दम शाह की गिरफ्त इतनी ढीली थी और ना ही इतनी हुरिया में जान के वो उसके हिसार से निकल पाती। हुरिया उससे जितना दूर होने की कोशिश करती, मुकद्दम उसे कमर से पकड़कर उतना ही अपने नज़दीक कर चुका था। वो नाजुक सी जान बहुत मुश्किल में पड़ चुकी थी। उसके लबों का साथ छोड़ता वो निगाहों में खमार लिए उसके हसीन सरापे को उठाए बेड पर आया था। हुरिया को लिटाकर खुद बिल्कुल उसके साथ लेटा हुआ उसके दोनों हाथ थामकर अपने लबों से छूने लगा था। अब तो कोई पाबंदी नहीं है ना, उसके दोनों हाथों को कैद करता मदहोश लहजे में बोला था। अब हो गया निकाह। वो उसकी थोड़ी को अपने लबों से छूता उसकी सुराहीदार गर्दन की तरफ आया था और अपने दहकते हुए लबों को सैराब करने लगा। नहीं, मुकद्दम ने उसका दुपट्टा उसके बदन से अलग किया। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, हुरिया उसे थाम चुकी थी। मुकद्दम शाह ने आंखों में गुस्से की शरारी लिए उसके चेहरे की तरफ देखा था। इस वक्त तुम्हारी मज़ाहमतें बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। तुम्हारे करीब आने की शर्त तुमने निकाह रखा था जो पूरी हो चुकी है। अब तुम मुझे रोकने का हक नहीं रखती हो। एक बार फिर से उसके लबों पर झुकता हुआ सख्त लहजे में बोला था। मुकद्दम शाह, निकाह हुआ है, रुखसी नहीं। लबों को आज़ादी मिलते ही हुरिया बेबसी से बोली थी। हुरिया के दिल की धड़कन मुकद्दम के सीने में धड़कता उसका दिल महसूस कर सकता था। कल तक सब्र कर ले, हुरिया ने उसकी बाहों में कैद बेबसी से कहा था। अगर मेरा जवाब इनकार हो तो? शायद मुकद्दम उससे ज़्यादा बेबस था। आंसू खामोशी से उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो चुके थे। मुकद्दम शाह की नज़रों से वो आंसू भी छुपा ना रहा। वो उसके एक एक जज्बात से वाकिफ़ था। मुकद्दम ने सख्ती से उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़े और उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया था। अगर कल तुमने मुझे ये नखरे दिखाए तो मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। वो इतनी सख्ती से बोला था कि हुरिया एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाई थी। मुकद्दम ने उसे फेंकने वाले अंदाज में खुद से दूर किया था। नज़रें साफ उससे नाराज़गी का इजहार कर रही थी, लेकिन हुरिया में ना तो उसे रोकने की हिम्मत थी और ना ही अपनी तरबियत को शर्मिंदा करने का हौसला। मैं कल आपको मना लूँगी मुकद्दम साईं। उसके जाने के बाद हुरिया खामोशी से उठी और दरवाज़ा बंद किया था। उसे यकीन था कि वो उसे मना लेगी, लेकिन मुकद्दम का गुस्से में जाना अच्छा ना लगा था। आज उनकी रुखसती थी। करदम की कल वाली हरकत के बाद धड़कन इस हद तक डरी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस वक्त भी करदम उसे नज़रों के हिसार में लिए उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जबकि धड़कन उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। वो हर थोड़ी देर में निगाहें उठाकर करदम को देखती और हर बार उसे खुद को देखता पाकर निगाहें झुका लेती। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था, जबकि वो उसे खुद देखते पाकर मुस्कुरा रहा था। अपनी शादी पर भी करदम बेचारा सब कुछ अकेले संभाल रहा था। मुकद्दम न जाने कहाँ था। सुबह से कहकर गया था कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो गया कहाँ, ये सोच सोच कर करदम परेशान हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले ही दुल्हनों को लाकर बाहर बिठा दिया गया था। न जाने मुकद्दम कहाँ था। कल रात के बाद तो वो हुरिया को कहीं नजर न आया था। शायद वो उससे बहुत गुस्सा था। हाँ, ये सच था कि हुरिया को निकाह के बाद उसके करीब आने में कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी कल रात मुकद्दम के उसके करीब आने पर हुरिया ने उसे खुद से दूर कर दिया। ठीक है, हुरिया उसकी बीवी थी, लेकिन अभी तक उसकी रुखसती नहीं हुई थी। उसे इज्जत के साथ मुकद्दम के कमरे तक रुखसत नहीं किया गया था। वो कैसे जाती उसके करीब? मुकद्दम शाह यही समझ रहा था कि वो उसके जज्बात की कदर नहीं करती। हुरिया को उसका एहसास नहीं है, लेकिन मुकद्दम जिस तरह रात गुस्से से उसके कमरे से गया था वो बहुत डरी हुई थी। न जाने वो उसके साथ क्या सलूक करे। दिमाग ख़राब हो गया तायशा, अगर ये बात तुमने उसे बता दी तो वो क्या करेगा? तायशा ने भी आकर सवेरा को कहा था कि वो करदम को ये बात बता देगी कि वो फ़ाइल चौधरी तक इन दोनों ने पहुंचाई है। नहीं सवेरा दीदा, मुझे ये बात करदम साईं को बतानी होगी कि वो फ़ाइल चौधरी तक पहुंचाने वाली मैं हूँ, नहीं तो वो बाद में मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अभी माफ़ कर देगा? नहीं ना, वो अपनी शादी वाले दिन ही तुम्हें शूट कर देगा। थोड़ा सब्र कर लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ख़ास प्लानिंग कर रखी है। मुझे पहले ही पता था कि तुम धड़कन को डरा नहीं पाओगी, इसीलिए इस बार जो मैंने प्लानिंग की है उसे करदम कभी धड़कन के नज़दीक नहीं जा पाएगा। ऐसा क्या किया है आपने? अब तायशा को सवेरा पर बिल्कुल भी यकीन ना था। तायशा और सवेरा की सारी प्लानिंग फेल हुई थी। करदम और धड़कन का निकाह हो गया था, तो अब इन दोनों के एक दूसरे से अलग रखना नामुमकिन था। तायशा ये बात समझ रही थी, लेकिन सवेरा के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था।
तुम देखते जाओ तायशा, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शातराना अंदाज से मुस्कुराती सवेरा आगे बढ़ चुकी थी, जबकि तायशा को समझ नहीं आया था कि सवेरा ने क्या सोचा है। अभी भैन नहीं डैन है, कमीनी औरत। रुखसी का वक्त हो चुका था लेकिन न जाने मुकद्दम कहाँ था। दादा साईं 2-3 बार उसे फ़ोन कर चुके थे लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता कि उसका फ़ोन बंद है। अब दादा साईं को परेशानी होने लगी थी। आखिर मुकद्दम गया तो गया कहाँ? मैं डेरे पर चक्कर लगा के आऊँ? वो 2-3 लोगों को डेरे पर भी भेज चुके थे लेकिन मुकद्दम का कुछ पता ना चला। अब करदम दादा साईं की परेशानी देखते हुए बोला था, नहीं करदम, तुम कहीं नहीं जा सकते। रुखसी का वक्त होने वाला है, बच्चियाँ इंतज़ार कर रही हैं, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? करदम ने पूछा। इस तरह बगैर दुल्हे के दुल्हन को रुखसत तो नहीं कर सकते ना। पहले धड़कन की रुखसी करते हैं, फिर हुरिया के बारे में सोचते हैं। दादा साईं ने परेशानी से कहा था। मुकद्दम इतना गैर जिम्मेदार तो कभी ना था। लोगों के बीच में बातें शुरू हो चुकी थी कि मुकद्दम शादी से गायब है, लेकिन वो कहाँ गया है कोई नहीं जानता था। मुकद्दम साईं, आप कहाँ चले गए हैं? वो मुझसे नाराज़ होकर तो नहीं चले गए? हुरिया को अपने ही अंदेशे खाए जा रहे थे। उसे बार बार मुकद्दम का गुस्से से भरा चेहरा याद आता। नहीं मुकद्दम साईं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी सज़ा इस तरह दी जाए। हुरिया के हाथ पैर कांपने लगे थे। धड़कन को अकेले रुखसत करते हुए बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि धड़कन की रुखसती शुरू होती मुकद्दम पहुंच आया था। कहाँ थे तुम मुकद्दम? हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। इतनी गैर जिम्मेदारी, दादा साईं ने गुस्से से कहा था। दादा साईं, ज़मीन के पेपर्स किसी ने हवेली से चोरी करके चौधरी को पहुँचा दिए थे। बस मैं वही पेपर्स लेने गया था। मेरे दादा साईं का ख्वाब पूरा ना हो ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। मुकद्दम ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स की तरफ इशारा किया था, जैसे देखते सवेरा और तायशा के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये पेपर्स हमारे रूम में थे, वहाँ से किसने निकाले? दादा साईं ने परेशानी से पूछा था। वो तो पता चल ही जाएगा, आप परेशान मत हो। उसने तायशा को सख्त नज़रों से घूरते हुए दादा साईं को जवाब दिया था। अब चले ना, मेरी दुल्हन कब से मेरा इंतज़ार कर रही है। मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए कहा तो दादा साईं ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया था। इस हुलिये में दुल्हन नहीं मिलेगी क्या? मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए करदम की तरफ देखा था। बिल्कुल नहीं, अगर मेरी बहन चाहिए तो अपना हुलिया दुरुस्त करो, करदम ने रोब झाड़ते हुए कहा तो मुकद्दम मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था, लेकिन एक सख्त नज़र तायशा पर डालना भूला नहीं था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। तुमने तायशा को करदम की नज़रों में गिरने से बचा लिया। फूफो साईं, आपके लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन तायशा को कहेंगे बाज आ जाए। इन सब हरकतों का कोई फ़ायदा नहीं। करदम का निकाह हो चुका है, अल्लाह ने उसके नसीब भी कुछ और लिखा होगा। उसे कहेंगे इस तरह से नाशुक्री करके अपना नसीब ना बिगाड़े। मुकद्दम ने फूफो साईं से नरम लहजे में बात की थी, लेकिन तायशा पर भी उसे बहुत गुस्सा था, जो करदम के लिए अपने नाना का ख्वाब इस तरह से किसी के हवाले कराई थी। रुखसते की रस्म अदा हो चुकी थी। धड़कन को करदम के कमरे में पहले छोड़ा गया। जाने कितनी छोटी छोटी रस्म थी जो इस हवेली से शुरू होकर हवेली में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसे बार बार अपने बाबा याद आ रहे थे, जो रुखसती में बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे। उन्होंने उससे कहीं बात की थी कि करदम तुम्हारा साया है और तुमने सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है। मर्द के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं। एक मर्द ही औरत का असल मुहाफिज है, और धड़कन का मुहाफिज अब करदम है। बाबा की सारी बातों पर हाँ में सर हिलाती उनके सीने से लगकर बहुत रोई थी, जबकि हुरिया को इस तरह का कोई कंधा नसीब न हुआ सिवाय करदम के। वो जो कह रही थी कि वो नहीं रोएगी, उसने कहाँ किसी और घर जाना है, लेकिन न जाने क्यों करदम का कंधा मिलते ही उसकी आंखें नम होने लगी थी। शायद ही वो इस घर में करदम से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करती थी। उसका सगा भाई नहीं था, मगर सगों से बढ़कर था। धड़कन को लाकर करदम के कमरे में बिठा दिया गया था, लेकिन उसे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़ा। थोड़ी ही देर में करदम कमरे में आ गया था, क्योंकि करदम कभी ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था और गांव के किसी भी लड़के की इतनी औकात ना थी कि करदम को उसकी दुल्हन से मिलने से रोक सके। जबकि सवेरा और तायशा ने किसी रस्म में हिस्सा ना लिया था। उसने साली होने के नाते सवेरा के लिए गिफ्ट लिया था, लेकिन शायद उसे किसी रस्म में कोई दिलचस्पी ही ना थी। वह ऐसा ऐसा चलता हुआ उसके करीब आकर बैठा। धड़कन अपने दिल की धड़कन शुमार करती चुपके से उसे देख रही थी। अब बताना शुरू करूँ मैं रोमांटिक हूँ या नहीं? उसके कान के करीब से गोशी करते हुए बोला था। नहीं, मुझे पता है आप हो। अपनी जान मुश्किल में देखकर धड़कन फ़ौरन से बोली थी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि मैं रोमांटिक हूँ? ज़रा मुझे भी बताओ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। उसे एक ही लम्हे में खींच कर अपने करीब कर चुका था। करदम साईं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ये सब कुछ उतारना है। वो उसे अपने इस कदर करीब देखते हुए बोली थी। तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, इस काम के लिए मैं हूँ ना। वो उसे अपनी बाहों से छोड़े बगैर बोला था। धड़कन ने एक बेबस सी नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। इस तरह से मत देखो धड़कन, तुम्हारी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। वो शरारत से कहता उसके खूबसूरत चेहरे पर झुका था। उसके लबों को आज़ादी बख्शी तो धड़कन ज़रा पीछे हटी थी। उसकी गुर्बत में अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। करदम ने उसे इस तरह से खुद से फासला बनाते देखा तो मुस्कुरा दिया था।
आज की रात ये दूरियां नहीं चलेंगी। उसे इशारे से अपने करीब बुला रहा था। मुझे चेंज करना है। उसकी गुस्ताख नज़रों से छुपने की कोशिश करते हुए बहाना बनाने लगी थी। अभी तो कहा है इस काम के लिए करदम साईं हाजिर है। मैं उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर उसे अपने नज़दीक खींच चुका था। उसका दुपट्टा जो ना जाने कितने पेन से सेट किया गया था वो एक एक करके खोलने लगा था। करदम साईं, वो उसे देखकर बेबसी से पुकारने लगी क्योंकि उसका दुपट्टा करदम उतार कर दूर उछाल चुका था। बोलो धड़कन साईं, आज जो कहूँगा मानूंगा, आज जो कहोगी मानूंगा। सिवाय दूरी के धड़कन को अपनी शर्ट की डोरी खुलती हुई महसूस हुई थी। करदम ने ज़रा सा उसकी गर्दन पर झुका तो धड़कन ने मजबूती से उसके कंधे को थामा था। उसके इस तरह घबराने पर वो मुस्कुराया था। घबराओ मत धड़कन, मैं कोई गैर नहीं हूँ जो तुम इस तरह से डर रही हो। मुझसे इस तरह डरोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसे खुद से लगाए मोहब्बत से बोला था। धड़कन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। आप इस तरह से देखेंगे तो डर तो लगेगा ना। वो आहिस्ता से मिनमिनाई तो करदम मुस्कुरा दिया था। मतलब देखने से मसला हो रहा है, अभी इस मसले का हल निकालते हैं। करदम ने मुस्कुराते हुए उसे बेड पर लिटाया और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी थी। अब तो डर नहीं लग रहा ना। वो आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी करता पूछ रहा था जब धड़कन नरमी से मुस्कुरा दी। वो कोई गैर महरम थोड़ी था जिसकी कुर्बत में वो डरती। वो उसका शौहर था, उसका महरम, उसका जीवन साथी। धड़कन अपनी आंखें बंद किए करदम की बेबाकियाँ महसूस कर रही थी। मुकद्दम ने कमरे में कदम रखा तो ओरिया बेड पर बैठी काफ़ी घबराई हुई थी। वो अपनी शेरवानी के बटन खोलता उसके करीब आया था और ऐसे ही खड़े उसने उसे अपनी तरफ खींचा था। मैंने सोचा था कि आज की रात तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा, लेकिन तुम्हारे इस मासूम चेहरे के आगे मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। इसी चेहरे ने तो मुझे अपना घायल बनाया। वो बेदर्दी से उसके लबों को निशाना बनाते हुए बोला था। हुरिया उसके जारहाना अंदाज पर घबरा कर पीछे हुई थी जब मुकद्दम ने उसे खींच कर एक बार फिर अपने करीब किया था। कहा था ना तुमसे कि कल ये नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। वो सख्ती से कहता एक बार फिर से उसके लबों पर झुका था। उसे अपने लबों पर चुभन सी महसूस हुई थी। अगले लम्हे मुकद्दम ने उसे बेड पर धक्का दिया था। हुरिया ने अपने लबों को छुआ जहाँ खून की एक नन्ही सी बूंद थी। बड़ी गलती कर लो मिसेस मुकद्दम शाह, इससे ज़्यादा बड़ी सज़ा मुकद्दम शाह कभी नहीं दे सकता। उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर लगाता मोहब्बत से बोला। हुरिया पुरसुकून होकर अपनी आंखें मूंद गई थी। अगर तुमने मुझे नखरे दिखाए तो पछताओगे। उसका दुपट्टा उसके वजूद से लग गिरता मुस्कुरा कर बोला था। आपने मुझे डरा दिया था मुकद्दम साईं, मुझे लगा आप अब मुझसे खफा हैं। वो उसके सीने में मुँह छुपाते हुए बोली थी। नाराज़ तो था तुमसे, लेकिन आज तुम्हारा यह हसीन चेहरा देखकर मुकद्दम शाह अपनी सारी नाराज़गी भूल गया। तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं मुझे अपना असीर करने के, बहुत से खूबसूरत तरीके, और सबसे खूबसूरत तरीका तुम्हारा यह हसीन रूप। उसकी दुल्हन की तरह सजे सरापे को देखकर बोला था। मुकद्दम ने उसे अपने मज़ीद करीब किया तो वह ज़रा सा पीछे हटी। मुकद्दम को नागवार गुजरा। कहा था ना नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसका मतलब है कि मुझे आपको नखरे दिखाने की इजाज़त नहीं। उसकी लौ देती नज़रों में देखते हुए बोली थी। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बातें, तुम्हारे नखरे सब सर आँखों पर, मगर इस मामले में नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसके बालों का आशियाना खोलते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था। आज मेरा इरादा तुम्हें ये बताना है, कहा है कि जब से तुम पैदा हुई हो तब से कितना तड़पाया तुमने। उसकी आंखों पर मोहब्बत की मेहर लगाता आहिस्ता आवाज़ में बोला था। जब से मैं पैदा हुई हूँ, हुरिया ने सरगोशी नमा आवाज़ में कहा था। हाँ, जब से तुम पैदा हुई तब से मुकद्दम शाह ने तुम्हें चाहा है, तुम्हें अपने लिए सोचा है। कभी नज़र भरकर तुम्हें नहीं देखा कि कहीं जज्बात बेलगाम ना हो जाए। लेकिन आज ये दरिया नहीं रुकेगा। आज तुम्हारे वजूद की रनाइयाँ मुकद्दम शाह के नाम है, जिसे सूद समेत वसूल करेगा मुकद्दम शाह। लाइट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसके नाजुक वजूद को खुद में समेट लिया। और ये रात मुकद्दम शाह की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत थी। धड़कन के साथ अभी मुश्किल से उसके 15 मिनट गुजरे थे कि उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा। उफ़, ये कौन से जालिम लोग आ गए हैं जो आज की रात भी सुकून नहीं दे रहे। वो अंधेरे में बड़बड़ाया था जब उसे धड़कन की मासूम से हंसी सुनाई दी। ये मत सोचना कि तुम बच गई हो, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। वो लाइट ऑन करते हुए बोला था। वो अभी उतरी हुई अपनी शर्ट को दोबारा पहनने लगा था जबकि धड़कन शर्म से नज़र तक नहीं मिला पा रही थी। अभी इतना भी मत शर्माओ, शर्माने वाली बात तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। शर्माने वाला तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। वो आंख दबाता उसके करीब से उठा और दरवाज़ा खोलने लगा था। करदम साईं जल्दी चलिए, बाहर गांव वाले एहतजाज कर रहे हैं। दरवाजे पर उसका ख़ास मुलाजिम खड़ा उसे बता रहा था। किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? करदम को कुछ समझ ना आया था। आप नीचे चले, मुलाजिम ने परेशानी से कहा तो करदम दरवाज़ा बंद करता हुआ नीचे आ गया था। करदम बाहर आया तो बहुत सारे लोग खड़े थे। वो दादा साईं के करीब आकर खड़ा हुआ। मैं मुकद्दम साईं को बुला कर लाता हूँ, उसके मुलाजिम ने कहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। करदम के कहने पर मुलाजिम ने पीछे दूर खड़ी सवेरा और तायशा को देखा था, फिर वो नज़र झुका गया था।
तायशा, ये मुलाजिम ऊपर मुकद्दम साई के कमरे में क्यों नहीं जा रहा? सवेरा ने परेशानी से पूछा था। मुझे नहीं पता सवेरा दीदा, मैंने तो इसे कहा था जैसे ही गांव वाले इकट्ठे हैं वो मुकद्दम लाला और करदम साई को बुला लाए, लेकिन ये तो सिर्फ करदम साई को बुला कर लाया, तायशा ने कहा तो सवेरा मुलाजिम को गुस्से से घूरती गाँव में होने वाला नया तमाशा देखने लगी थी। आप लोग कौन होते हैं मेरी शादी पर एतराज़ करने वाले? करदम को इनकी बातों पर गुस्सा आने लगा था। देखिए करदम साई, हवेली वालों ने जो असूल बनाए हैं हम उनके पाबंद हैं। हमने वही किया जो आप लोगों ने हमसे करने को कहा। अब वो असूल आप खुद क्यों तोड़ रहे हैं? गांव के एक आदमी ने सामने आते हुए सवाल पूछा था। किसने असूल तोड़े हैं? करदम ने पूछा। आपने तोड़े हैं करदम साई, दूसरे आदमी ने जवाब दिया था। बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या चाहते हो तुम लोग और कौन सा असूल तोड़ा मैंने? मेरे लिए भी वही सज़ा होगी जो इस गाँव में हर असूल तोड़ने वाले इंसान को मिलती है। करदम फैसला करते हुए आगे हुआ। उसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी और ना ही कभी कोई गलती हो सकती थी। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले गांव का एक आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा था, निकाह भी हो चुका था। आपने उस लड़की को तलाक दिलवाई थी ये कहकर के वो आदमी इस लड़की से उम्र में बहुत बड़ा है और वो लड़की 18 साल की नहीं है, और गाँव में यह असूल बनाया गया था कि कोई भी 18 साल से कम लड़की को रुखसत नहीं किया जाएगा। तो आप ये असूल कैसे तोड़ सकते हैं? उस आदमी की मुकम्मल बात सुनने के बाद उसने दादा साईं को देखा था। उसने निकाहनामे पर धड़कन की उम्र देखने की गलती ना की थी। मामले को समझते हुए अहमद शाह आगे हुए थे। मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी अगले महीने, सिर्फ 17 दिन रह गए हैं उसके 18 साल होने में, अहमद शाह ने कहते हुए करदम से नज़र चुराई थी, जबकि अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल करदम ने इतनी ज़ोर से ज़मीन पर फेंका था कि वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। निकाहनामे पर लड़कियों की उम्र ना देखना कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन घर में करदम को ये बात ना बताना वाकई गलत था। उसने क्यों निकाहनामे पर धड़कन की उम्र नहीं देखी थी? अपना ही बनाया हुआ असूल उसने क्यों तोड़ा था? वो खुद असूलों का पाबंद इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया था? हमें ये सारी बातें नहीं सुननी है अहमद साईं, हमें इंसाफ चाहिए। अगर गांव की बेटियों के लिए असूल बनाए गए हैं तो यही असूल हवेली की बेटियों पर भी लागू होते हैं। करदम शाह ने गलती की है और इसकी सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। न जाने वो आदमी किसकी बातों में आकर इतनी बातें कर रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, बताएं आप मुझे क्या सज़ा देना चाहेंगे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं धड़कन को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। करदम जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करना चाहता था। फैसला तो शाह साईं करेंगे। बताइए शाह साईं, इस तरह का असूल अगर किसी गांव वाले ने तोड़ा होता तो आप उसे क्या सज़ा देते? वो आदमी अब शाह साईं से मुखातिब था। निकाह जायज़ रिश्ता है और हमारे दिन में बच्चियों का निकाह किया जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर धड़कन अभी 18 साल की नहीं है। इसलिए हम फैसला करते हैं कि जब तक धड़कन 18 साल की ना हो जाए तब तक हम उसकी रुखसती वापस लेते हैं। धड़कन को अब 17 दिन के बाद ही रुखसत किया जाएगा। दादा साईं ने फैसला करते हुए एक नज़र करदम की तरफ देखा जो शायद उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। गांव के सभी लोग उनके फैसले से मुतमईन थे और वैसे भी इस गलती के इसके अलावा और कोई सज़ा हो भी नहीं सकती थी। करदम, तुम्हें कोई एतराज़ है? दादा साईं ने पूछा था। आपका फैसला सर आंखों पर दादा साईं, करदम कहता हुआ वहीं से बाहर जा चुका था। दादा साईं जानते थे कि वो डेरे पर जा रहा है और आज की रात वहीं रुकेगा। तायशा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। ये सवेरा का पहला प्लान था जो कामयाब हुआ था। कल ही एक मुलाजमा करदम की तारीफ़ करते हुए उसे करदम के गांव के लिए किए जाने वाले काम बता रही थी, जिसमें उसने करदम के असूल के बारे में बात की थी, और वहीं से सवेरा को पता चला था कि वो 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी भी इस गाँव का असूल तोड़ना है। सवेरा जानती थी कि धड़कन की उम्र 18 साल नहीं है। उसने उस मुलाजमा को इस तरह से पजल किया था कि गाँव में जाकर ढंडोरा पीट चुकी थी। तायशा की खुशी की कुछ इंतहा ना थी। कुछ भी ना करते हुए भी वो धड़कन और करदम को अलग कर चुकी थी। अब 17 दिन से पहले इन दोनों की तलाक करवानी थी, लेकिन सवेरा को अफसोस इस बात का था कि मुकद्दम को इस सारे मामले में शामिल नहीं किया गया था। उसका इरादा तो मुकद्दम को हुरिया से दूर करने का था, लेकिन उसके प्लान में गड़बड़ हो गई। लेकिन तायशा फ़ायदा उठा चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है धड़कन, ये क्या ज़रा सी बात है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि दुल्हन को दूल्हे के कमरे से निकाल कर वापस उसी कमरे में लाकर फेंक दिया गया, और उस करदम ने ज़रा सा एतराज़ नहीं उठाया। माना कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई है, लेकिन तुम उसकी दुल्हन हो, इस तरह से कैसे कर सकता है वो तुम्हारी बेइज्जती? सवेरा मुकद्दम और हुरिया का गुस्सा धड़कन को करदम के खिलाफ करके निकाल रही थी। लेकिन सवेरा दीदा, करदम साईं मजबूर थे। दादा साईं ने फैसला कर दिया था तो वो क्या करते? तुम्हारा दिमाग ख़राब है धड़कन? तुम क्या समझ रही हो ये कोई बहुत छोटी सी बात है? धड़कन, तुम्हें तुम्हारी शादी वाली रात उसके कमरे से निकाल कर वापस तुम्हारे कमरे में भेज दिया गया, और वो आकर तुम्हें कुछ समझाता, इस बारे में तुम्हें कुछ बताता, वो घर से बाहर निकल गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि डेरे पर क्यों गया। मुझे डर है कि कहीं वो तुमसे जुड़े जज्बातों का सौदा डेरे पर ना किसी से कर रहा हो। सवेरा उसके कान के बिल्कुल करीब बोली थी, जिससे वो और कन्फ्यूज़ हो रही थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का सवेरा दीदा?
मतलब साफ है धड़कन, अब तुम बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो, और वो आखिर मर्द है। यकीनन इस वक्त वो तुम्हारे हकूक से किसी और को नवाज रहा होगा। नहीं सवेरा दीदा, करदम साई ऐसे नहीं है। सवेरा की बातों से उसे सवेरा की बातें उसे इस वक्त कितनी बुरी लग रही थी कि वह वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी थी। हाँ शायद नहीं होगा, मैं भी ना जाने क्या बात है, लेकर बैठ गई। अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारी शादी में भी ठीक से शिरकत नहीं कर पाई, लेकिन 17 दिन बाद तुम्हारी रुखसती बहुत धूमधाम से करेंगे। चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। सवेरा खामोशी से उसके करीब से उठकर बाहर जा चुकी थी। करदम साईं सच में डेरे पर किसी लड़की के साथ होंगे? यही एक बात सोच सोच कर धड़कन के सर में दर्द शुरू हो चुका था। नहीं करदम साईं ऐसे नहीं है। वो खुद को जितना यकीन दिलाती, बार बार उसका ध्यान उतना ही सवेरा की बातों पर चला जाता था। सारी रात उसे ये सोच कर नींद ना आई थी कि करदम शाह कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मुकद्दम साईं आप मुझे सोने देना। सारी रात मुकद्दम की शिद्दतें बर्दाश्त करके वो बहुत थक गई थी, लेकिन मुकद्दम ने तो कसम खा रखी थी कि ना तो वो उसे खुद से दूर जाने देगा और ना ही सोने देगा। सोकर क्या लेना है, जाग कर अपने शौहर की खिदमतें करो। वो आंखों में मोहब्बत लिए बोला तो हुरिया शर्माई थी। सारी रात खिदमत ही तो की है। वो बड़ी मुश्किल से अल्फाज बोल पाई थी। मुकद्दम की बेबाक नज़रें उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। ठीक से नहीं की, चलो मैं सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं शौहर की खिदमत। तो एक बार फिर से उसके नाजुक वजूद को अपने शिकंजे में ले चुका था, और जिसने सारी रात उसे एक सेकंड के लिए ना सोने दिया था, उसने अब भी नहीं सोने देना था। ये बात वो एक ही रात में समझ चुकी थी। इतना कुछ हो गया, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और गाँव वालों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो शाह साईं से बगावत करें, कि वो करदम साई के खिलाफ आवाज़ उठाएं? दादा साईं करदम से कभी गलतियाँ नहीं हो सकती, और वैसे भी धड़कन 18 साल की होने वाली है, तो फिर क्या मसला है? सिर्फ चंद दिन के लिए आपने करदम की दुल्हन को उसके कमरे से निकाल दिया। ये इतना बड़ा मसला नहीं था दादा साईं कि धड़कन की रुखसती वापस ले ली जाए। देखो मुकद्दम, इस वक्त हमें यही ठीक लगा। गाँव वाले बगावत पर उतर आए थे, इसलिए हमने ये फैसला किया, और करदम को इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। करदम का एतराज़ नहीं, लेकिन आपने धड़कन का सोचा, उसके जज्बात का सोचा। इस तरह से किसी लड़की की रुखसती करके वापस ले लेना क्या इतनी छोटी सी बात है? और मुझे किसी ने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुकद्दम गुस्से से उनके करीब बैठ गया था। मुकद्दम साईं आपको क्या लगता है? मुझे एहसास नहीं है, लेकिन ये सूल भी तो करदम साईं ने खुद बनाया है गाँव में, और इस पर अमल करने का पहला फ़र्ज़ करदम साईं का है। हम समझ सकते हैं उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्हें हमने ही नहीं बताया कि धड़कन अभी 18 साल की नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बनाया गया असूल था जिस पर अमल करना उनका फ़र्ज़ था। बस कुछ दिन की तो बात है, हम कौन सा इन दोनों की तलाक करवा रहे हैं? और मुकद्दम साईं आप इस तरह से नाराज़ ना हो, शाम को आपका वलीमा होगा, और करदम का वलीमा भी हम इंशाल्लाह धूमधाम से करेंगे। कहाँ है करदम साईं? मैं अभी जाता हूँ उसे लेने के लिए। रात को ही डेरे पर चले गए थे, वापस नहीं आए, दादा साईं ने बताया था। मुझे पहले ही अंदाज़ा था, वो जब भी परेशान होता है वहीं जाता है। खैर मैं उसे लेकर आता हूँ, आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। मुकद्दम कहता अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर जा चुका था। इतना कुछ हो गया और मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, हुरिया ने परेशानी से कहा। उसे रात वाले की खबर वाक़े की खबर बस अभी ही लगी थी। हाँ हुरिया दीदा, पहले तो मुझे भी पता नहीं चला। रात फुप्पो साईं आई थी और मुझे कहने लगी कि मेरी रुखसती वापस ले ली गई है और मुझे मेरे कमरे में वापस जाना होगा। वैसे अगर ये बात खुद करदम साईं आकर मुझे बताते तो बात कुछ और होती, लेकिन करदम साईं तो रात को ही डेरे पर चले गए। मुझे कुछ भी बताना तक ज़रूरी ना समझा उन्होंने। धड़कन के अंदर कहीं ना कहीं सवेरा वाली बातों का असर हो चुका था। उसे डर था कि डेरे पर वो किसी लड़की के साथ ना हो। वैसे हुरिया दीदा डेरे पर क्या है? करदम साईं इतना क्यों जाते हैं डेरे पर? धड़कन ने पूछा था। ये तो नहीं पता कि वहाँ पर क्या है, बस इतना पता है कि बड़े मामू साईं को मामी साईं से मोहब्बत डेरे पर ही हुई थी। मामू साईं ने पहली बार मामी साईं को वहीं पर देखा था और वहीं उन्हें पसंद कर लिया था, और फिर वहीं पर इन दोनों का निकाह हुआ था। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने चूल्हे पर खीर रखी थी, हुरिया ने उठते हुए कहा था। उफ दीदा, आपकी शादी का पहला दिन है और आप काम में उलझी हुई हैं। धड़कन ने इस तरह से उसे काम करने पर टोका था। पहले दिन की दुल्हन तो वीआईपी होती है धड़कन के मुताबिक। नहीं, वो मुकद्दम साईं करदम लाला को लेने गए हैं ना, उन दोनों को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। करदम लाला का मूड अच्छा हो जाएगा और मैं मुकद्दम साईं भी खुश हो जाएंगे, उसे शर्माते हुए कहा और बाहर चली गई थी। जबकि उसके इस तरह से शर्माकर बाहर जाने पर धड़कन को अपने आप में कोई कमी सी महसूस हुई थी। आज न जाने क्यों वो उदास थी, बहुत उदास। मुझे ना बताने की वजह जान सकता हूँ मैं? मुकद्दम उसके सामने बैठकर पूछने लगा। तुम्हें तो कह रहे थे कि तुम हुरिया से बचपन से मोहब्बत करते हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे और हुरिया के पर्सनल मूवमेंट में मेरी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो, करदम ने मुस्कुराते हुए कहा था। कुछ दिन पहले करदम ने जब उससे पूछा था कि हुरिया उसको कैसे पसंद आई, तो उसने बचपन से लेकर जवानी तक के सारे किस्से सुना डाले थे। उसके हर अंदाज में हुरिया के लिए मोहब्बत ही झलकती थी। करदम को यही बात पसंद आई थी। उसे अपनी बहन की खुशियों के लिए न जाने कितनी दुआएं मांगी थी, और अब वो अपनी और धड़कन की वजह से इन दोनों की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।
हाँ पता है मुझे, तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो, सब कुछ अकेले संभाल लोगे। लेकिन करदम, तुम्हें मुझे ये सब कुछ कल रात में ही बता देना चाहिए था। मैं दादा साईं को कभी ये फैसला नहीं करने देता, और गांव वालों का तो वो हाल करता जो सारी ज़िंदगी याद रखते। और हुरिया मेरी बीवी है, मैं कभी भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ। कल रात तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैं मुकद्दम गुस्से में था, और उसके गुस्से पर भी करदम मुस्कुरा रहा था। हाँ भाई, पता चल गया मुझे, तुम मुझे हुरी से ज़्यादा चाहते हो, करदम ने शरारत से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तो मुकद्दम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ओए, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। वो उसकी हर बात से अंदाज़ा लगा चुका था कि हुरिया से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी मुकद्दम ने बताना ज़रूरी समझा था। चलो, आज तुम्हारा वलीमा है, मैं चलकर ज़रा धड़कन से बात करता हूँ। रात को बिना उससे कुछ बोले मैं यहाँ चला आया, यकीनन वो बहुत हर्ट हुई होगी, करदम ने उठते हुए कहा था। रात गुस्से में वो हवेली से निकलकर यहाँ आ तो गया था, लेकिन बाद में उसने धड़कन के बारे में बहुत सोचा। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि धड़कन को कहता कि जाओ मेरे कमरे से। वो उसकी दुल्हन थी, उसे कमरे से नहीं निकाल सकता था। वो इज्जत से रुखसत होकर उसके कमरे तक आई थी। कल रात से अपना कमरा आबाद लगा था, और अब इस वीरान कमरे में वो नहीं जाना चाहता था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धड़कन पहन लो, हुरिया ने उसे समझाते हुए कहा था। लेकिन फिर भी वो दुल्हन वाली ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी। आज उसका नहीं बल्कि हुरिया का वलीमा था, इसीलिए ब्राइडल ड्रेस पहनते हुए इसे अजीब महसूस हो रहा था। फ़र्क पड़ता है हुरिया दीदा, दुल्हन आप है, मैं नहीं। मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं कोई और ड्रेस देखती हूँ। धड़कन बेदिली से उठी थी। हुरिया ने इस मासूम लड़की के लिए इस तरह से कभी ना सोचा था। आज उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा हुरिया दीदा, मेरे बरी के कपड़े कहाँ हैं? उन्हीं में से एक ड्रेस पहन लूँगी। वो कमरे में वापस आई और हुरिया से पूछने लगी थी। तुम्हारे सारे कपड़े तो मैंने करदम लाला के कमरे में रखवा दिए थे। हुरिया ने उसे मज़ीद उलझा दिया था। अब मैं इस कमरे में नहीं जा सकती ना? धड़कन ने मासूमियत से पूछा। क्यों नहीं जा सकती? कमरे में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी तो पूरे घर में मेहमान है, तुम वहाँ ही जाकर तैयार हो जाओ, हुरिया ने कहा। तो धड़कन जाने के लिए उठी। मैं सिर्फ ड्रेस लेकर वापस आती हूँ। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो करदम से मिले, उसे पूछे कि वो रात उसे इस तरह से छोड़कर क्यों गया था, और डेरे पर क्यों गया था। वो डेरे पर ऐसा क्या है? ना चाहते हुए भी सवेरा ने इन दोनों के बीच में जो शक का बीज बोया था, धड़कन उस पर यकीन करने लगी थी। अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक देखकर उसके हैरानगी हुई थी। बिना दरवाज़ा खोले सामने फुप्पो साईं के पास आया था। फुप्पो साईं, मेरे कमरे में कोई मेहमान है क्या? मेरा कमरा लॉक क्यों है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे कमरे में तो कभी कोई मेहमान नहीं रुकवाया। घर वालों के साथ साथ मेहमान भी जानते हैं कि तुम्हारे कमरे में रुकने पर उन पर क्या क़यामत गुजरेगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे कमरे में रहे, फुप्पो साईं ने मुस्कुरा कर कहा था। तो फिर दरवाज़ा क्यों लॉक है? करदम ने फिर से पूछा था। पता नहीं, कोई घर का ही अंदर गया होगा। फुप्पो ने उसके कमरे में किसी को जाते नहीं देखा था, इसीलिए बताने लगी थी। करदम खामोशी से वापस पलटा और अपने कमरे की चाबी को हमेशा ही अपने पास रखता था। उसकी इजाज़त के बगैर उसके कमरे में कौन जा सकता है? करदम ने सोचते हुए दरवाज़ा खोला था। सामने बेड पर पिंक कलर की खूबसूरत शॉर्ट फ्रॉक, जिसके साथ पिंक कलर का ही ट्राउज़र और लंबा सा दुपट्टा था, और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसे अपने कमरे में महसूस करते करदम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके कपड़े एक तरफ हटाकर वो पुरसुकून से बेड पर लेट गया था। एक बार फिर से उसे अपना कमरा आबाद महसूस हुआ था। उनके घर में बहुत सारे मेहमान आए थे। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। वो समझ सकता था कि धड़कन आजकल हुरिया के कमरे में रुकी हुई है, क्योंकि उसके कमरे में भी लड़कियां ठहरी हैं। लेकिन धड़कन का उसके कमरे में आकर तैयार होना करदम को बहुत खुश कर गया था। वो उसका बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। ब्यूटेशन हुरिया को तैयार करके बाहर जा चुके थे। वलीमे की दुल्हन के रूप में वो गज़ब डाल रही थी। अभी वो अपने आप को एक आखिरी बार शीशे में देख रही थी, जब उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए, और फिर अगले ही पल शीशे में उसका अक्स सुबह उसे सोता हुआ छोड़ गया था। और इस वक्त उस शख्स से नजरें मिलाना हुरिया के बस से बाहर था। मुकद्दम ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया, इससे पहले कि वो झुकता हुरिया होश की दुनिया में आई थी। मुकद्दम साईं, मेकअप ख़राब हो जाएगा, उससे दूरी बनाते हुए बोली थी। ओह, तब इस लापातोपी की वजह से तुम मुझसे दूर रहोगी। मुकद्दम ने उसे खींचकर अपने करीब किया, क्योंकि उसका बहाना उसे बिल्कुल ही फजूल लगा था। ओह मुकद्दम साईं, समझने की कोशिश करें, अभी थोड़ी देर में बाहर बुला लेंगे, आप भी तैयार हो जाएं। जब तक मेरे होंठों की प्यास नहीं बुझाती, तब तक ना तुम्हें जाने दूंगा और ना ही मैं जाऊंगा। वो उसकी लिपस्टिक की परवाह किए बगैर उसके लबों पर झुका था और अपने लबों की प्यास बुझाने लगा था, और उसके जज्बाती अंदाज पर हुरिया खामोशी से उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करने लगी थी। मुकद्दम उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिए और उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों में कैद किए मदहोश सा उस पर झुका था, जब अचानक दरवाज़ा खुला था। हुरिया झटके से उससे दूर हुई थी, जो मुकद्दम को नागवार गुजरा था। सवेरा को बिना इजाज़त उनके कमरे में देखकर मुकद्दम के माथे की रगें सामने ज़ाहिर होने लगी थी। तुम्हें मैनेस नहीं है क्या? इस तरह से मुंह उठाकर किसी के भी कमरे में नहीं आया जाता, वो खा जाने वाले अंदाज में बोला था, जबकि सवेरा अपनी बेइज्जती पर नजरें झुका गई थी। मैं धड़कन से मिलने आई थी। इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर सवेरा के अंदर जलन की ठिस्सें उठ रही थी।
कहाँ है धड़कन, तुम्हें कोई नज़र आ रही है? वो हुरिया और अपने पर्सनल मोमेंट में किसी की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है सवेरा कहती हुई पैर पटकती बाहर चली गई थी और मुकद्दम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता एक बार फिर से हुरिया के नज़दीक आया और उसे खींच कर अपने करीब किया था। मुकद्दम साईं अभी कहीं और, चुप, एकदम चुप। उसे सख्त नज़रों से घूरता उसके लबों पर एक बार फिर से झुका था। सवेरा का इस तरह उनके कमरे में आना और हुरिया का इस तरह उससे दूर होना उसे नागवार गुजरा था और अपनी शिद्दत से शायद हुरिया को इसी बात का एहसास दिलाना चाह रहा था। वो बात गाउन पहने जैसे ही बाहर निकले बेड पर करदम को लेटा देखकर शॉक रह गई थी। इससे पहले कि वो दोबारा कदम उठाती पीछे वॉशरूम में बंद होती, करदम उसे उठकर पकड़ चुका था। उसका हाथ पकड़कर करदम ने एक भरपूर नज़र उसके सरापे पर डाली थी। घुटनों तक आता बात गाउन वो खींच खींच कर लंबा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस पचकाना सी हरकत पर करदम को हंसी आ रही थी। ऐसे लंबा हो जाएगा क्या? वो उसके खींचने पर चोट करते हुए मुस्कुरा कर बोला था। मुझे नहीं पता। अपना दूसरा हाथ भी करदम की गिरफ्त में जाता देखकर वो बेबसी से बोली थी। जब करदम ने उसके दोनों हाथ खींचकर उसे अपने करीब किया था, अपना तवाज़न बरकरार न रखते हुए उसके सीने से आ लगी थी। करदम की इस हरकत पर धड़कन का मासूम दिल ज़ोर से धड़का था। उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की महर सबत करता उसकी बोलती बंद कर चुका था। धड़कन के हाथ पैर इस हद तक ठंडे पड़ चुके थे वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रही थी। करदम साईं, उसकी कमर में हाथ डालता उसके होंठों पर झुका था। इससे पहले कि वो उसके होंठों पर अपनी छोड़ता उसके कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। करदम साईं, आपको शाह साईं नीचे बुला रहे हैं। दरवाजे के साथ किसी की आवाज़ भी आई और उसके साथ ही धड़कन की कमर पर करदम के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। धड़कन, तुम जल्दी से चेंज करो, तुम पहले कमरे से बाहर निकलो ताकि तुम किसी की नज़रों में ना हो। मैं नहीं चाहता कि बाहर लोग किसी भी किस्म की कोई बात बनाएं। करदम ने बेड पर रखे हुए उसके कपड़े उठाकर उसके हाथ में रखे थे, जबकि धड़कन उसका चेहरा देख रही थी। कितने सवाल करने थे इस शख्स से और उसे भगा रहा था। मुझे बात करनी है आपसे, वो शर्म हयास एक तरफ रखती हुई कहने लगी थी। हम बाद में बात करेंगे, पहले जाओ तुम तैयार हो जाओ। फिलहाल दादा साईं बुला रहे हैं और 17 दिन बाद मेरे पास ही तो आओगी। वो मुस्कुराकर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की महर लगाता उसे वॉशरूम की तरफ भेज चुका था। धड़कन खामोशी से उसकी बात मानती कपड़े चेंज करने चली गई थी। वलीमे के दौरान करदम का ध्यान बार बार इस छोटी सी पटाखा पर जा रहा था जो उससे बेनियाज अपने हुस्न के जलवे हर तरफ बिखेर रही थी। 2-3 बार तो उसका दिल चाहा कि दादा साईं से बात कर ले, लेकिन फिर अपना ही बनाया गया असूल वो तोड़ नहीं सकता था। गुलाबी रंग के सूट में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि करदम का दिल बार बार उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से अपने आप पर जबर करता वो खुद को कंट्रोल कर चुका था, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद जब उसे धड़कन इधर से उधर टहलती नजर आती तो एक बार फिर से उसका दिल बेकाबू हो जाता। कभी किसी औरत की ख्वाहिश दिल में जागी ही ना थी। तायशा हमेशा से उसके नज़दीक आना चाहती थी, उसके आसपास रहना चाहती थी, उसके काम अपने हाथों से करना चाहती थी, लेकिन उसने तायशा को कभी अपने दिल के इख्तियारात ना दिए थे। और अब ना जाने कब धड़कन पूरी तरह से उसके दिल के साथ साथ पूरे वजूद पर कब्जा कर चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि आज वो धड़कन को बताए कि वो इस रंग में कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन फिर ये 17 दिन बीच में आ जाते जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेदहानी में बस एक नज़र ही करदम की तरफ धड़कन ने देखा था, जो उसे कब से नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अपने ऊपर किसी की नज़रें तो वो कब से महसूस कर रही थी, लेकिन आगे पीछे देखने का उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। कभी एक आकर उससे मिलता तो कभी दूसरा। करदम शाह गाँव वालों के लिए एक मसीहा था और वो सिर्फ इस हवेली की नहीं बल्कि पूरे गाँव की चहेती बहू बन चुकी थी। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आ जाता जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और अब खुद को करदम की निगाहों के हिसार में पाकर वो मज़ीद घबरा रही थी। उसने एक नज़र करदम की तरफ देखा जो लौ देती नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो नज़रों से उसके हुस्न को सराह रहा था और उसे इस तरह से अपने आप को शिद्दत से देखते हुए वो बेख्तियार नज़रें झुका गई थी। और फिर हर थोड़ी देर के बाद वो करदम को देखती तो खुद को ऐसे देखता पाकर शर्माती। उसने एक नज़र तायशा की तरफ देखा, फिर अपने आप को वो तायशा जितनी खूबसूरत तो ना थी, लेकिन फिर भी करदम उसके नसीब का सितारा था। मुकद्दम को किसी की परवाह ना थी। वलीमे के दरमियान भी उसने हुरिया का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। 2-3 बार हुरिया ने अपने हाथ छुड़वाना चाहा तो मुकद्दम ने घूर कर उसे देखा था, जैसे नज़रों ही नज़रों में वॉर कर रहा हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं। हुरिया शर्मिंदा से अपनी नज़रें झुका के, क्योंकि इस शख्स का वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके मामले में हर चीज़ में शिद्दत पसंद था। इसका अंदाज़ा वो शादी से पहले ही लगा चुकी थी। मुकद्दम साईं, सब देख रहे हैं, हाथ छोड़े मेरा, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। सब देख रहे हैं तो क्या, गर्लफ्रेंड हो, मेरी बीवी हो, हाथ पकड़ूं या उठाकर कमरे में ले जाऊं? किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। उसे देखते उसके चेहरे पर आई बालों की लट को पीछे किया तो वो ज़रा सा पीछे हटी थी। वो वाकई आगे पीछे किसी इंसान की कोई परवाह नहीं करता था। उसके पीछे हटने पर मुकद्दम ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसके बालों की लट को पीछे किया था। किसी की भी परवाह किए बगैर मुकद्दम का बार बार हुरिया की तरफ देखना, उसके कान में सरगोशी करना सवेरा की नज़रों से छुपा हुआ नहीं था।
हुरिया का शर्माया हुआ रूप उसे जहर लग रहा था। उसका दिल चाह के हर चीज़ ने हंस हंस कर दे, लेकिन उसके बस में कुछ भी ना था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे चौधरी पर आ रहा था, जिससे अपना काम भी करवा लिया था और उनके किसी काम भी ना आया। वो तो शुक्र था कि मुकद्दम ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अगर किसी को भी पता चल गया कि इसमें सवेरा का हाथ है तो वो खुद ही सोचने लगी थी। तो क्या मैं किसी से डरती हूँ? सवेरा खुद से बोली थी और एक नफरत भरी निगाह हुरिया पर डालती अपने कमरे में चली गई थी। हद है धड़कन, अब तुम इस घर की मेहमान नहीं बल्कि बहू है। हद है किसी बात की, हद होती है किसी बात की कि कब से औरतें अंदर बैठी हैं और कुछ नहीं तो उन्हें चाय पानी पूछ लो। हमारी जिम्मेदारी है ये। अब इन सारी बातों पर तुम्हें गौर करना चाहिए। तायशा उसे डांटते हुए बोली, आज की दुल्हन तुम नहीं हुरिया है, और उसे ही रहने दो तो बेहतर होगा। ये सारा गांव इस घर में करदम साईं के नाम से आता है, तुम हो जो यहाँ से आगे पीछे घूम रही हो। अब आराम से खड़ी क्या हो, जाओ जाकर किचन से चाय लेकर आओ। और इन औरतों को दो कोई मुलाजमत तक नहीं है, कोई मुलाजम तक नहीं है इस तरफ। न जाने क्या सोच रही होंगी ये औरतें। तायशा उसे डांटती हुए आगे बढ़ चुकी थी। उसने एक नज़र अंदर बैठी चंद औरतों को देखा, फिर परेशानी से सोचने लगी कि तायशा दीदा कहती ठीक है, मुझे ख्याल रखना चाहिए, मैं इस घर की मेहमान नहीं बल्कि बहू हूँ। धड़कन खुद से बातें करती किचन की तरफ आई, जहाँ तायशा मुलाजमा से चाय बनवा रही थी। वलीमा तो कब का ख़त्म हो चुका था, सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। बस कुछ ही मेहमान थे जो हवेली में थे, और उनका ख्याल रखना हवेली वालों की जिम्मेदारी। वहाँ खड़ी क्या देख रही हो, आओ और ये ट्रे उठाओ। तायशा ने लोहे की ट्रे की तरफ इशारा किया। मेरा मुंह क्या देख रही हो, उठाओ इसे। उसके कहने पर धड़कन ने फ़ौरन ट्रे उठाई, लेकिन उसकी गरमाइश ने धड़कन के हाथ झुलसा कर रख दिए थे। दीदा ये तो बहुत गर्म है, ऐसे लग रहा था जैसे उसे चूल्हे पर झुलसाया गया है। बहाने बनाना बंद करो धड़कन, टाइम नहीं है, और ये नाजुक मिजाजें यहाँ नहीं चलेगी। करदम साईं की बीवी हो तुम, जिम्मेदारियाँ हैं तुम्हारी कुछ। इससे पहले कि धड़कन ट्रे वापस उठाती, तायशा उसके दोनों हाथ ट्रे पर दबाते हुए बोली थी, जबकि गरमाई से अपना हाथ झुलसता महसूस होते ही धड़कन की आंखें नम होने लगी थी। तायशा ने उसे किचन से तकरीबन धक्का दिया था। कमीनी, घर मेहमानों से भरा हुआ था, वो ट्रे वहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसके पीछे तायशा गुस्से से आ रही थी। फिर अचानक उसने धड़कन का बाजू थामा और तेज़ी से चलते हुए आगे बढ़ गई थी और उसे मेहमानों वाले कमरे में ला खड़ा किया था। उसके हाथ ट्रे से चिपक गए थे। गले में फंसा आंसुओं का गोला होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आंसू थे जो बस छलकने को तैयार थे। उसे हिम्मत करके ट्रे बारी बारी सब औरतों के सामने किया और फिर दौड़कर किचन में आकर ट्रे को वहाँ फेंक दिया और अब अपने हाथों को देखा जो पूरी तरह से सुर्ख हो चुके थे। इस वक्त किचन में कोई नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बीच उसे यह भी एहसास न हुआ कि उसके जिस्म पर दुपट्टा मौजूद नहीं है। सब मेहमानों को इज्जत के साथ वापस भेजकर करदम अभी अभी वापस आया था जब उसके पैर में कोई चीज़ उलझी। आज सारा दिन वो उसकी नसों के हिसार में रही थी। उसके दुपट्टे को वो कैसे न पहचान था, लेकिन हवेली को बीचों बीच अपनी बीवी का दुपट्टा देखकर उसके माथे की रगें तन गई थी। ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? गुस्से से उसका दिमाग घूमने लगा था। पहले उसे कमरे में देखा, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। तो उसका दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला तो आज वैसे भी कर चुका था। उसे दुपट्टे की अहमियत बताना चाहता था। उसे समझाना चाहता था कि वो सिर्फ धड़कन की अपनी ही नहीं बल्कि करदम की इज्जत है, जिससे वो इस तरह रास्ते में नहीं फेंक कर आ सकती। मुलाजमा से धड़कन का पूछा तो पता चला कि वो किचन में है। वो किचन में क्या कर रही है? वो खुद से सवाल करता किचन की तरफ आया था। किचन में सिवाय धड़कन के और कोई नहीं था। वो दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी थी। ज़रा होश है तुम्हें? उस पर दुपट्टा फेंकने वाले अंदाज में बोला था, जबकि उसकी आवाज़ सुनते हुए धड़कन ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए थे और उसके फेंके हुए दुपट्टे में अपने दोनों हाथ छुपा गई थी। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा ये दुपट्टा वहाँ हॉल में क्या कर रहा था, और तुम बिना दुपट्टे के यहाँ किचन में क्या कर रही हो? बार बार मुलाजमीन आते जाते हैं, पूरी हवेली मेहमानों से भरी है, और तुम? वो नज़रें झुकाए उसके सामने खड़ी थी, जबकि उसकी लापरवाही पर करदम का दिल चाहा था कि उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी, तो अब क्या लगता है कि आगे क्या होगा? तीसरा कपल बताएं कौन है? अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएगी उनकी स्टोरी भी। तो कौन लगता है कि तीसरा कपल किसका बनेगा? और अभी तक कौन सा कपल आपका फेवरेट है, करदम और धड़कन या मुकद्दम साईं और हुरिया? आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और क्या लगता है कि अब धड़कन और करदम में तायशा अपना जाल चला पाएगी या करदम की मोहब्बत बचा लेगी धड़कन को उस पर शक करने से? आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मुकद्दम साईं और हुरिया के बीच क्या सवेरा फिर से कोई नई चाल चलेगी,
या क्या होगा? आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप सबके रिस्पॉन्स का, आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो चलें एक दफ़ा कमेंट सेशन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलें कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले सीमा सुल्ताना का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशन 6 से कंप्लीट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना, आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। बस आप सबका साथ और आप सबकी सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़े के नॉवेल्स लाती रहूँगी। अब हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट 7K का टारगेट रखेंगे और फिर मैं आप लोगों के लिए 7K का भी सरप्राइज़ तैयार करूँगी। 6K का ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन जैसे ही ये नॉवल एंड होगा इंशाल्लाह अगले दिन आपको सरप्राइज़ जो नॉवल है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सीमा। आमना अमनास आई थिंक सो कह रही हैं, यार दिस नॉवल इज़ रियली अप्रिशिएटेबल, सो गुड वन, लव इट। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आमिना मलिक कह रहे हैं बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। थैंक यू वेरी मच आमिना मलिक, कीप इट अप, थैंक यू। कैन यू रीड फरवा खालिद नॉवेल्स? डियर वो इजाज़त नहीं है उनकी, फरवा खालिद की। मैंने उन तक अप्रोच करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक सो के जो फेसबुक राइटर्स हैं वो आजकल वो भी यूट्यूब पर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर उन्होंने अपने नॉवल स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ने, तो वो इस वजह से वो परमिशन नहीं देते। लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा कोशिश फिर करूँगी कि मेरा उनसे रब्ता हो पाए। ठीक है जी। निमरा खान कह रही है नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच निमरा खान। रियाज मिश कह रही हैं वाह नॉवल अच्छा लग रहा है, धड़कन का करैक्टर मज़े का है बहुत। मुझे तो लग रहा है खड़ूस लाला के साथ उसका कपल बन जाएगा। बिल्कुल मिस्टर अनरोमांटिक के साथ, जो कि धड़कन के मुताबिक वो था और अब नहीं है, उसका कपल बन चुका है। ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि धड़कन और करदम का कपल आपको कैसा लग रहा है। और मुकद्दम साहिब तो भाई हैं ही अपने आशिक मिजाज बंदे, तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कपल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच रियाज मिश। देन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी डिमांड पूरी की। थैंक यू आयशा। बस आप लोग मेरी डिमांड नहीं ना पूरी करते, बात फिर वहीं आ जाती है। अब आप लोग रिस्पॉन्स देख लें फर्स्ट एपिसोड पर, तो मैंने फिर रोने नहीं डालने, तो मैंने क्या करना है। लेकिन खैर कहाँ मिलेगी आपको ऐसी नरेटर कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं देते, फिर भी आप लोगों के लिए सारा दिन लगाती है। नाइस नॉवल, मुझे लगता है धड़कन और करदम की जोड़ी बनेगी। बिल्कुल यार, आज बन गई। और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको जोड़ी। लेकिन सवेरा की शैतानियत बीच में आ गई है, जो बेचारे की रुस्ती वापस करवा दी है। तो अब क्या लगता है कि क्या होगा? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और सब घर वाले हुरिया के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे, है ना? सब लोग हुरिया को पसंद नहीं करते। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये है कि जो हुरिया का वालिद है, हुरिया के जो पापा हैं, उनकी दुश्मनी है इन लोगों की हवेली वालों के साथ में। फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हो सकता है आपको नॉवल में समझ नहीं आई। वैसे कल भी थोड़ा सा ये पार्ट था, उसमें भी समझ आ रही थी। तो उसका जो बाप है और ये हवेली वालों की आपस में दुश्मनी थी। और जो शाह साईं हैं, मतलब के करदम के जो बाबा और मुकद्दम के बाबा जो हैं, इन दोनों का कत्ल, और जो है रिजवाना खाला मतलब तायशा का जो बाप है, उसका कातिल हुरिया का बाप है। तो वो सभी इस वजह से उससे नफ़रत करते हैं। और हुरिया जो है वो, मतलब जो दादा साईं है, वो हुरिया के नाना साईं लगते हैं, और वो उनकी बेटी की बेटी है दादा साईं की। और ये स्टोरी है। अब देखते हैं कि बाप से नफ़रत है तो हुरिया से नफ़रत बनती नहीं है। मासूम बच्ची है, उसका क्या कसूर, जिसे अपने बाप की कभी शक्ल तक नहीं देखी, तो नफ़रत करनी बनती नहीं है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि तीसरा हीरो कौन होगा और वो किसकी हीरोइन होगा। अच्छा, मतलब हीरो और हीरोइन कौन होंगे। नाइस नावल, आपकी आवाज़ में ये नावल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच आयशा। ज़रूर बताइएगा क्या लगता है कि अगला नेक्स्ट कपल कौन सा होगा। आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। नावल के नेम भी मेंशन किया करें, लास्ट एपिसोड में मेंशन होता है डियर। देन अयान बेग करें अस्सलाम वालेकुम, नाइस, सबसे अच्छा करैक्टर मुझे धड़कन का लगा। मुझे लगता है दादा धड़कन की शादी कर देंगे। बिल्कुल यार, मेरा एक सवाल है, इस नावल में इन सब की शादी क्या स्टोरी है? कोई दूसरी स्टोरी भी है क्या? नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, बस मेरे मन में एक सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। थैंक यू वेरी मच याजमिश जी। बिल्कुल, इस नावल का एक सीज़न 2 है, शायद आपने वो पढ़ लिया हो, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती। और इस बारे में राइटर ने मुझसे क्या क्या नहीं सुना, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि मैं बस राइटर के ना गले तक पहुंची हुई थी कि क्यों किया तूने ऐसा। और वो मैं बता के आप लोगों का बिल्कुल सस्पेंस नहीं ख़राब कर सकती कि राइटर ने सेकंड सीज़न में क्या चुस मारी है। तो आप लोग फर्स्ट सीज़न एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। ठीक है जी। अली बेग कह रहे हैं
वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, डिफरेंट भी एंड इंटरेस्टिंग भी. थैंक यू वेरी मच अली बेग. देन एस्थेटिक गर्ल कैरियर नाइस नॉवल. थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल. जैनब सगीर कैरियर नाइस. थैंक यू जैनब. दुआ फातमा कैरियर नाइस आपी. थैंक यू वेरी मच दुआ फातमा. शहरीन शहज़ादी कैरियर नाइस नॉवल. थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी. कोकी खान ज़बरदस्त आपी. थैंक यू वेरी मच कोकी खान. फ़िज़ा शुक्रिया आपी. थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा. देन अनिका जलानी कह रही हैं करदम और धड़कन का कपल बनेगा. बिल्कुल यार, करदम और धड़कन का कपल बन चुका. मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. शेख आयशा व दिलरुबा नावल बाय हिना रामीन ख़ान. इंशाल्लाह ज़रूर. तो ये थे हमारे आज के कुछ 2-4 गिने चुने कमेंट्स. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा, सीमा का कमेंट सॉरी रह गया है. अस्सलाम वालेकुम. नाइस नावल. थैंक यू सो मच एपिसोड वाला नावल शुरू करने के लिए. सवेरा और हुरिया, धड़कन, ये तीनों हीरोइन है ना. मुझे लगता है कि धड़कन की शादी हो जाएगी, करदम और धड़कन की जोड़ी बनेगी. बिल्कुल. दूसरी जोड़ी किसकी बनेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे लगता है तीसरा हीरोइन का कज़न होगा. नावल इंटरेस्टिंग लग रहा है. देखते हैं कि आगे क्या होता है. मुझे इस नावल में सबसे अजीब करैक्टर तायशा लगी. इस नावल का टाइटल के हिसाब से हीरो पोसेसिव है, तो हुरिया हीरो की ही होगी. और मुझे लगता है सवेरा कपल किसी और के साथ बनेगा. नाइस नावल. वेटिंग फॉर द नेक्स्ट नावल. इस नावल के 2 भी हीरोइनों के नाम हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं. बिल्कुल यार. अच्छा, हीरोज़ के नाम आई थिंक सो आप कह रहे हैं. हीरोइंस के नाम तो इजी से हैं अभी तक. धड़कन और हुरिया, मुकद्दम और करदम. थैंक यू वेरी मच सीमा. आप बहुत मज़े का कमेंट था आपका. मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी. जी बिल्कुल. और 2 कपल्स तो बन चुके हैं, धड़कन और करदम का. मुकद्दम और हुरिया का तो अब तीसरा कपल रहता है, तो ज़रूर तुक्के लगाएं कि कौन हो सकता है. तो आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा. तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा. थैंक यू वेरी मच. दुआ फातमा कह रही हैं बहुत कमाल की स्टोरी थी. थैंक यू वेरी मच दुआ फातमा. देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं बहुत ही मज़े का नावल था. आई रियली लाइक इट. थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल. आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई. आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा. मुझे ज़रूर बताइएगा कि नावल आपको कैसा लग रहा है. ठीक है जी. आपने ये पहले भी अपलोड किया हुआ है. अच्छा, ये पुराना कमेंट था. आई डोंट नो ये क्या हो रहा है. मैं इसे लोड करती हूँ ना कोई कमेंट आ जाता है जो कि रह जाता है. तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी. अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा. तो आज की एपिसोड इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा. अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दें. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.